एपिसोड 86। गौरी को आया होश। मयंक सुमन को लेकर घर जाने लगा तो शिव ने उसे आवाज लगाई। मयंक उसकी ओर आया। मयंक, सुमन को उसके घर नहीं हमारे घर ले जाओ, उसके घर वो एकदम अकेली हो जाएगी और अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है तो उसका ख्याल रखना, शिव ने कहा तो मयंक मुस्कुरा दिया। मयंक बोला, जी मामू, मैं सुमन को घर मतलब हमारे घर ही लेकर जाऊंगा और घर में सबको कह देना कि गौरी बिल्कुल ठीक है, चिंता ना करें, शिव ने कहा। जी मामू, मयंक ने कहा और सुमन को लेकर घर चला गया। रुद्र, तुम भी जाओ घर, शिव ने कहा और माधव को देख बोला, अब तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? नहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं तो मैं तेरी क्यों सुनूं? माधव ने अकड़ कर कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, शिव ने कहा और अंदर आईसीयू में लेटी गौरी को देखने लगा। मयंक, रुद्र और सुमन तीनों घर पहुंचते हैं। जिज्ञासा और यशोदा उन्हें देख उनसे गौरी के बारे में जानने लगते हैं। गौरी को लेकर यशोदा बहुत परेशान है। माँ गौरी ठीक है, आप परेशान ना हो, उसे होश आते ही मैं आपको उससे मिलवाने हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, रुद्र ने कहा तो यशोदा ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। वो अपने हाथ जोड़ बोली, महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारी बच्ची है, जल्दी से ठीक हो जाए। माँ चलिए अब कुछ खा लीजिए, अब तो वो ठीक है, जिज्ञासा ने कहा। मॉम, मैं सुमन को गेस्ट रूम में ले जा रहा हूँ, जब तक गौरी ठीक नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी, मयंक ने जिज्ञासा से कहा। ठीक है बेटा, जिज्ञासा ने कहा। वो के पास आए और उसके गाल को प्यार से छूकर बोली, सुमन तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवाती हूँ, तुम कुछ खाकर आराम कर लेना। जी, सुमन ने सिर हिला दिया। मयंक सुमन को कमरे में ले जाने लगा। जिज्ञासा उन दोनों को ऐसे देख कुछ सोच मुस्कुरा दी। थैंक गॉड वो लड़की ठीक है, वरना तो हमारे घर में मातम ही फैल गया था, नीलिमा ने मुंह बनाकर कहा। यशोदा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, नीलिमा ऐसे नहीं बोलते। क्या गलत बोला नीलिमा ने? हम उस मिडिल क्लास लड़की के लिए इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर वो है तो शिव की एक मामूली सी एम्प्लॉय ही ना। एनी ने फिर से नीलिमा के कंधे पर रखकर बंदूक चलाए और गौरी के खिलाफ कहा। सबको एनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन माया से चुप नहीं रहा गया। उसने गुस्से से कहा, वो मेरे और भाई की सबसे अच्छी दोस्त है। ओह रियली? तब तो उसके पास तुम्हें होना चाहिए, शिव को नहीं, एनी ने उसे घूरते हुए कहा। ये बात तो बिल्कुल सही कही एनी ने। आखिर भाई साहब उस लड़की के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, नीलिमा ने कहा तो जिज्ञासा और यशोदा ने एक दूसरे को देखा, फिर नीलिमा को। वो सवालिया नजरों से दोनों को देख उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। ये देख जिज्ञासा सपाट लहजे में बोली, इस सवाल का जवाब तो तुम शिव से ही लेना। ये सुन नीलिमा चुपचाप सिर नीचे कर नाश्ता करने लगी। जिज्ञासा और यशोदा मुस्कुराने लगी, क्योंकि शिव के सामने मुंह खोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। मगर इस बात से एनी को बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन सोचने लगी, गौरी, शिव के साथ साथ इस घर के लोगों के दिलों में भी तुमने अपनी जगह बना ली, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। एनी बेटा नाश्ता करो ना, क्या सोच रही हो? यशोदा ने उसे कहीं खोए हुए देख कहा तो एनी झूठा मुस्कुराते हुए खाने लगी। हॉस्पिटल में माधव शिव को ही देखे जा रहा है। क्या तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? शिव ने उसे देख कहा। देख रहा हूं कि तू इतना परेशान क्यों है। क्या मतलब? शिव ने नासमझी से कहा। मतलब यही कि छोड़, बहुत से सवाल है जो तुझसे करने हैं, लेकिन ना तो ये जगह सही है ना ही सिचुएशन। अभी गौरी पर ध्यान देते हैं, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ये बोल माधव चला गया। 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में शिव ने एक पल भी आराम नहीं किया, ना ही हॉस्पिटल से कहीं गया। शिव गौरी के पास उसका हाथ थाम बैठ गया। बहुत सोली गौरी, अब तो जाग जाओ, देखो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं अब तुम पर कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस एक बार अपनी आंखें खोल लो, शिव ने रूंधे गले से कहा। उसकी आंखों से 2 बूंद गौरी की उंगलियों पर आ गिरी। गौरी की उंगलियों में हरकत हुई और उसकी उंगलियां शिव की उंगलियों पर कस गई। शिव को जब ये महसूस हुआ तो उसने गौरी की ओर देखा और फिर अपने हाथ की ओर। वो खुशी से बोला, गौरी, गौरी, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गौरी, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा ठाकुर साहब। शिव की आवाज कानों में पड़ते ही गौरी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सामने शिव को देख उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, साथ ही आंखों में आंसू। शिव ने उसके आंसू पोंछे और नामे गर्दन हिला दी और नर्स के लिए बेल बजा दी। नर्स अंदर आए। गौरी को होश में देख नर्स डॉक्टर को बुलाने चली गई। गौरी कुछ बोलने को हुई तो शिव ने उसके होठों पर कहा, अभी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। गौरी एकटक उसे देखने लगी। उसे ऐसे देख शिव ने जल्दी से अपनी उंगली उसके होठों से हटाए और इधर उधर देखने लगा। ये पहली बार था जब शिव ने उसे ऐसे छुआ था, वो भी होश में रहते। गौरी के लब मुस्कुरा उठे। डॉक्टर आए, गौरी का चेकअप किया और शिव से बोले,
मिस्टर सिंह अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन अभी कमजोरी की वजह से रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कम से कम 1 हफ्ता अभी इन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। ये सुन शिव ने बस सिर हिला दिया और डॉक्टर वहां से चले गए। तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। शिव रूम से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने मयंक को फोन किया और बताया कि गौरी होश में आ गई है। उसके बाद यशोदा ने शिव को फोन देख तुरंत कॉल रिसीव किया। माँ, उसे होश आ गया। शिव बोला, महादेव का लाख लाख धन्यवाद, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं उससे अभी मिलने आती हूँ। यशोदा ने खुश होते हुए कहा, अभी नहीं माँ, आप कल सुबह आना, अभी रात भी हो रही और वो उसे आराम की भी जरूरत है। शिव ने उन्हें मना करते हुए कहा, बेटा, यशोदा ने बड़े प्यार से पूछा। तू ठीक है? अब ठीक हूँ माँ, वरना तो अब तक मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसे उस हाल में देख ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे मेरी दुनिया ही छीन गई हो। मुझे ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ। शिव इतना बोल चुप हो गया। यशोदा मुस्कुराने लगी, वो जल्द ठीक हो जाएगी बेटा। यशोदा बोली, जी। ये बोल शिव ने फोन काट दिया। यशोदा फोन की स्क्रीन देख बोली, शिव तू अपने मन की बात क्यों नहीं समझ पा रहा बेटा? अपने इन एहसासों को समझ। तू गौरी से प्यार करने लगा है। काश कि तुझे जल्द ही ये समझ आ जाए। यशोदा जी फोन रख मंदिर की ओर गई और महादेव मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एपिसोड 87 अकेले में बहस। दूसरे दिन गौरी से सब मिलने आए। जिज्ञासा और यशोदा उससे बहुत प्यार से मिले और उसे अपना ख्याल रखने का बोल घर चले गए। अब तू भी घर जा, हाल देख अपना, जाकर आराम कर, अब वो ठीक है। माधव ने शिव से कहा। हाँ, जाता हूँ, बस मयंक और सुमन आ जाएं। शिव बोला, क्यों मुझ पर विश्वास नहीं है? माधव ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। शिव ने कहा, तो फिर क्या बात है? जा, मैं हूँ यहाँ। माधव ने कहा तो शिव ने गौरी को एक नज़र देखा जो सो रही थी। उसे देखते हुए शिव चला गया। 3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से घर जा रहा था। गौरी के लिए वो घर, ऑफिस, अपना बिजनेस सब कुछ भुलाए बैठा था। घर पहुंचकर फ्रेश होकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। शिव आराम तो कर लेता, कुछ खा ले। यशोदा आवाज लगाती रही मगर शिव ने उनकी एक ना सुनी और चला गया। ये लड़का किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपने मन की करता है। यशोदा ने शिव को जाते हुए देख कहा, माँ आप क्यों चिंता करती हैं? सब ठीक हो जाएगा। जिज्ञासा ने उनके कंधे पर हाथ रख कहा। शिव ऑफिस आया। काम करने का मन न होते हुए भी उसने थोड़ा बहुत काम किया, कुछ मीटिंग्स की, फिर वापस हॉस्पिटल आ गया। वहां आकर उसने देखा कि मयंक, माया और सुमन उसे घेरे खड़े हैं। वो लोग इधर उधर की बातें कर उसे हंसाने की कोशिश में लगे मगर गौरी जाने कहाँ शून्य में निहारे जा रही है। शिव के कदम दरवाजे पर ही ठिठके वो दरवाजे में लगे कांच से उसे देखने लगा। शिव के होने का आभास होते ही गौरी की नज़र दरवाजे पर गई और दोनों की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे को अपलक ही देखे जा रहे हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंसू देख शिव तुरंत अपनी नजरें फेर लेता है और अंदर आ जाता है। अरे मामू आप आ गए, मयंक ने कहा। शिव ने गर्दन हिलाए और गौरी को देखते हुए आगे बोला, मयंक रात हो रही है तो तुम माया और सुमन को लेकर घर जाओ। मैं हूँ यहाँ। मामू आप थक गए होंगे, 4 रातों से आप सोए नहीं हो, तो घर आप जाए, इन दोनों को लेकर मैं हूँ गौरी के साथ। ये सुन कि शिव लगातार 4 रातों से सोया नहीं है। गौरी ने हैरानी से शिव की ओर देखा मगर शिव ने उसे एक बार भी नहीं देखा। मयंक तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, तुम लोग घर जाओ, शिव ने सख्त शब्दों में कहा। अब शिव की बात काटने की हिम्मत तो किसी में नहीं। मयंक चुपचाप रूम से बाहर आ गया। गौरी एकटक शिव को ही देख रही थी। शिव वहीं रखे काउच पर बैठ गया और अपने टैब में कुछ करने लगा। उसने अब भी गौरी को नहीं देखा। बाहर आकर सुमन और माया दोनों मयंक पर हंस रही थी। मयंक उन्हें घूरे जा रहा था। मयंक तुम अपने मामा जी से इतना क्यों डरते हो? सुमन ने हंसते हुए पूछा। अरे उनसे तो सभी डरते हैं, मयंक ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, लेकिन सब में और तुम में फर्क है ना? सुमन ने फिर से उसकी टांग खींचते हुए कहा। अरे उनसे तो मेरा बाप भी डरता है, उनकी बात काटने की हिम्मत तो उनमें भी नहीं है, तो मैं क्या चीज हूँ? मयंक ने कहा। भाई अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मामू पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और पापा भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए दोनों में कभी बहस नहीं होती। और भाभी ये भाई तो है ही ऐसे, मैं तो मामू से नहीं डरती, माया ने कहा। हाँ क्योंकि तू उनकी प्रिंसेस है ना। अब चल, मयंक ने उसके सिर पर टपली मार कहा, जिससे उसके सारे बाल खराब हो गए। भाई क्या करते हो, सारे बाल खराब हो गए। ये बोल उसने मयंक के भी बाल बिगाड़ दिए। सुमन उन दोनों देख मुस्कुराने लगी। बस बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हो दोनों, चलो गाड़ी में बैठो, सुमन ने दोनों को रोकते हुए कहा। तीनों वहां से घर चले गए। हॉस्पिटल के रूम में शिव और गौरी अकेले हैं। शिव अभी भी अपने टैब में नजरें गड़ाए हुए है।
पिछले 1 घंटे से गौरी की नजरें सिर्फ उस पर ही है, मगर उसने एक बार भी नजर उठाकर गौरी को नहीं देखा। क्यों हमसे नजरें चुरा रहे हैं? जब हमारी इतनी परवाह है, प्यार है, तो जताते क्यों नहीं? क्यों खुद को एक दायरे में बांध रखा है? 1 घंटे से हमारे सामने बैठे हैं, एक बार तो नजरें उठाकर हमारी ओर देखिए। ऐसी भी क्या बेरुखी? गौरी ने मन ही मन कहा। शिव को अपने ऊपर गौरी की नजरों का ताप महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं देखा। कितना मुश्किल है जब किसी से आप दिलो जान से मोहब्बत करते हो और वो हर पल आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन आप उससे कुछ कह ना पाओ। सच में बहुत मुश्किल होता है। यही परिस्थिति शिव और गौरी की है, क्योंकि मोहब्बत तो दोनों तरफ है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मानता है, एक नहीं मानता। एक ने मोहब्बत के आगे सिर झुका दिया है, एक अभी भी अकड़ कर खड़ा है। गौरी ने कुछ देर शिव को ऐसे ही घूरा, फिर धीरे से बुदबुदाई, अकड़ू खडूस, अगर एक नज़र हमें देख लेंगे तो इनकी अकड़ घट जाएगी। जैसे हुकुम तो ऐसे चलाते हैं जैसे हम इनकी कोई खरीदी हुई जागीर हैं, या फिर पत्नी। पत्नी शब्द निकलते ही उसने अपनी जीभ काट ली और चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। ये क्या बोल गई गौरी? पत्नी? उसकी तो कोई आस नजर नहीं आती। वो छत की ओर देख बोली, आप ना बहुत बुरे हो महादेव। कैसे इंसान से प्यार करवा दिया? आपको कोई और नहीं मिला हमारे लिए। हमने कितने व्रत किए आपके, पूजा आराधना की, लेकिन नहीं, आपको तो इनसे ही मिलवाना था हमें। एक बार तो आपको प्रसन्न करना आसान है, लेकिन इस अभ्रदानी शिव को नहीं। आपने तो दो बार बैराग त्याग दिया था, पहली बार सती के लिए, दूसरी बार पार्वती के लिए। लेकिन इनका बैराग कैसे भंग करूं? हे शिव जी, जैसे आपको योग निद्रा से जगाने के लिए कामदेव को आना पड़ा, वैसे इनके लिए भी किसी कामदेव को भेज दो, जो अपने तरकश से प्रेम रूपी तीर चलाकर इनकी भी अकड़ निद्रा भंग करे। तब कहीं ये हमसे कहेंगे कि इनको हमसे प्यार है। गौरी बड़बड़ाने लगी और साथ साथ कुशन को भी पीटने लगी। उसे ऐसे करते देख शिव ने उसकी ओर देखा। ये देख गौरी मन ही मन बहुत खुश हुई। थैंक यू महादेव, थैंक यू, आखिर इनकी शुभ दृष्टि हम पर पड़ी गई। गौरी मन ही मन बुदबुदाई। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कुछ चाहिए? शिव ने पूछा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो पानी चाहिए, गौरी हड़बड़ाते हुए बोली। शिव गौरी के पास आया और बैग को सीटिंग पोजीशन में कर टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर गौरी के मुंह से लगाया। हम पी लेंगे, गौरी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं पिला रहा हूँ ना। शिव ने उसे घूरा। गौरी ने उसे देखते हुए पानी पी लिया। उसी समय नर्स अंदर डिनर लेकर आई। डिनर टाइम सर, नर्स ने कहा। शिव ने सिर हिला दिया और बगल हट गया। गौरी ने जब खाना देखा तो मुंह बनाने लगी। हमें नहीं खाना ये बेस्वाद खाना, गौरी ने मना किया। नर्स ने शिव की ओर देखा तो शिव ने उसे जाने का इशारा किया। नर्स चली गई। शिव उसके पास आया और चम्मच में खाना ले उसकी ओर बढ़ाया। गौरी मुंह बनाकर बोली, हमने कहा ना, हम नहीं खाएंगे। ये सुन शिव ने उसे घूरा तो गौरी ने क्यूट सा फेस बनाकर मुंह खोल दिया। आप जब देखो तब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें डराते रहते हैं। अरे प्यार से भी तो बोल सकते हैं कि गौरी खाना खा लो। गौरी बोली, प्यार से मानोगी तुम? शिव ने कहा तो गौरी उसकी आंखों में देखने लगी। आप एक बार प्यार जताकर तो देखिए, हम तो जान तक दे दे आपके प्यार में, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, शिव ने कड़े शब्दों में कहा। हम बकवास कर रहे हैं तो आप ही जो सही है वो कह दीजिए, गौरी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। गौरी क्यों कर रही ऐसा? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी इतनी परवाह है तो स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आपको हमसे? गौरी इसके आगे कुछ बोलती शिव ने उसकी बात काट कहा, और तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों मुझ पर चलने वाली गोली खुद पर झेल ली? क्या जरूरत थी तुम्हें? शिव ने भी उससे सवाल किया। सवाल के जवाब में सवाल नहीं करते, गौरी ने कहा। शिव ने कड़े शब्दों में कहा, तो सुनो, जवाब तुम जानती हो। मैं पहले भी दे चुका हूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब, तो हम भी आपके हर सवाल का जवाब दे चुके हैं कि प्यार करते हैं हम आपसे, गौरी ने प्यार से कहा। ये सुन शिव को अब गुस्सा आ गया और वो ऊंचे स्वर में बोला, ये क्या प्यार 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 लगा रखा है तुमने? कहा ना एक बार नहीं करता तुमसे प्यार। ये जो परवाह तुम्हारी कर रहा हूं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हें गोली लगी, मेरी वजह से लगी। तो ये मेरा फर्ज है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारी देखभाल करूं। ओह, तो आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो अब से आपका कर्तव्य पूरा हुआ, क्योंकि अब मैं ठीक हो चुकी हूं तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की, मेरी परवाह करने की, और यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास करने को और भी काम होंगे तो आप अपना कीमती समय मुझ पर मत बर्बाद करें, गौरी ने भी गुस्से से कहा। बस गौरी, बहुत बकवास कर ली, अब एकदम चुप, जल्दी से दवाई खाओ और सो जाओ, शिव ने सख्ती से कहा तो गौरी चुप हो गई। उसने दवाई खाए और लेट गई। शिव सोफे पर आकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से अपना माथा सहलाने लगा। गौरी की बातों से वो परेशान हो चुका था। एपिसोड 88 गौरी सिंह मैंशन में।
शिव ने जब गुस्से से डांट कर गौरी को चुप करा दिया तो गौरी मुंह बनाने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे गले की चेन कहाँ है? गौरी ने अचानक शिव से पूछा। शिव बिना भाव के उठा और अपनी पॉकेट से निकाल चेन गौरी को दे दी। गौरी उसे पहनने लगी, लेकिन उसे पहनने में परेशानी हो रही थी तो शिव ने उसके पास आकर उसे वो चेन पहनाने लगा। गौरी और शिव के चेहरे एकदम नजदीक थे। गौरी की नजरें शिव पर थी, लेकिन शिव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो मन में सोचते हुए बोली, हमने जानबूझकर आपसे चेन के बारे में पूछा। हम जानते हैं कि आप जान गए हैं कि ये चेन आपकी ही है, लेकिन आपके चेहरे पर इसे देख कोई भाव ही नहीं है। कैसे कर लेते हैं आप? इतने अच्छे से अपने मन के भाव छिपाने की कला आपने कहाँ से सीखी? शिव की उंगलियां जब गौरी की गर्दन से छुई तो उस एहसास से गौरी की आंखें स्वतः ही बंद हो गई। अब शिव गौरी को देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। बहुत मुश्किल था उसके मन की बात जानना। चेन पहनाकर शिव गौरी से दूर हुआ। गौरी ने शिव को देखा, फिर लॉकेट को छूकर जानबूझकर उसे चूमते हुए बोली, आपको पता है ये लॉकेट हमें गंगा मैया में डुबकी लगाते समय मिला था। हम तो इसे उतार कर फेंकना चाहते थे, लेकिन गौरी इसके आगे कुछ बोलती। गौरी सो जाओ, शिव ने उसकी बात बीच में ही काट कहा। तो गौरी ने मुंह बनाकर शिव को चिढ़ा दिया और आंखें बंद कर ली। शिव के लबों पर यह देख हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। गौरी को देखते हुए शिव मन ही मन बोला, गौरी तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम जो जिद लेकर बैठी हो उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना प्यार और ना कुछ और, क्योंकि मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है, इससे टकरा कर चोट ही लगेगी तुम्हें। क्यों चोट खाकर घायल होना चाहती हो? तुम मुझसे दूर ही रहो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ गौरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। पूजा वाले दिन मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। अगर मैं तुम्हें घर से नहीं निकलता तो शायद ये हादसा नहीं होता और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ता। ना चाहते हुए भी तुम्हारी तकलीफ की वजह मैं बन ही जाता हूँ, इसलिए तुम्हें खुद से दूर रहने को कहता हूँ, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो, साथ ही जिद्दी हो बहुत। पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे झेलते होंगे तुम्हें। शिव सारी रात गौरी के बारे में ही सोचे जा रहा था। गौरी भी उसे देखते देखते नींद की आगोश में चली गई। सुबह जब गौरी की नींद खुली तो नजरें सामने बैठे शिव पर गई। शिव अब भी टैब में कुछ काम कर रहा था। ये इंसान है या राक्षस, इन्हें नींद नहीं आती, जल्दी उठ गए या रात भर सोए ही नहीं। गौरी ने मन ही मन सोचा, कुछ चाहिए तो बता दो, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है। शिव ने बिना गौरी की ओर देखे कहा। ये सुन गौरी ने मुंह बना लिया मगर कुछ कहा नहीं। वो उठने लगी तो शिव उसके पास आकर उसे सहारा देने लगा। उसने गौरी को उठाकर बैठा दिया। तभी नर्स वहां आई। सर, मैम को चेंज कराकर ड्रेसिंग करनी है। नर्स के कहते ही शिव रूम से बाहर चला गया। नर्स शिव को जाता देख मुस्कुराने लगी। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? गौरी ने पूछा। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, नर्स ने कहा। हम, गौरी ने कहा और वो भी मुस्कुरा दी। पति सुन उसे बहुत खुशी हुई। सबको नजर आ रहा है कि ये हमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये ही नहीं मानते, गौरी ने मन में कहा। नर्स अपना काम करके चली गई। शिव रूम में आया, मगर गौरी ने उसे देख मुंह फेर लिया। शिव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वहां माधव आया। कैसी हो गौरी? माधव ने पूछा। हम ठीक हैं, गौरी ने मुस्कुराकर कहा, फिर उससे बातें करने लगी। शिव कुछ बोलता तो वो कोई जवाब नहीं देती। शिव को महसूस हो गया कि गौरी उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन शिव ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सुमन और मयंक के आने के बाद शिव और माधव चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गौरी ठीक होने लगी। जख्म तो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसका दर्द जाता रहा। सुमन दिन में उसके साथ रहती, मयंक भी आकर उससे मस्ती मजाक करता रहता। शिव रात में रुकता। इस बीच शिव ने नोटिस किया कि गौरी ना ही उससे बात करती और ना ही उसकी ओर देखती। उसके कुछ पूछने पर जवाब भी नहीं देती, और ठाकुर साहब बुलाना तो उसने तभी से छोड़ दिया था जब से शिव ने उसे मना किया था। शिव को ये बात बहुत अखरने लगी, लेकिन उसने इस समय शांत रहना ही सही समझा, क्योंकि वो गौरी से कोई बहस करना नहीं चाहता था। आखिर में गौरी के डिस्चार्ज का दिन भी आ गया। शिव गौरी को हॉस्पिटल से सिंह मैंशन में ही ले आया। गौरी ने बहुत मना किया, लेकिन वो उसकी सुने तब ना। शिव की गाड़ी हवेली के दरवाजे पर खड़ी है। ड्राइविंग सीट से माधव निकलकर बाहर आया और शिव की ओर का दरवाजा खोला। शिव बाहर आया और गौरी की ओर का दरवाजा खोल उसे सहारा देकर बाहर लाया। गौरी थोड़ी लड़खड़ाई। शिव ने उसे तुरंत संभाला। गौरी के चेहरे पर दर्द की लकीरें देख शिव उसे गोद में उठाने के लिए झुका तो गौरी ने अपनी हथेली आगे कर उसे रोक बोली, मैं खुद चल सकती हूँ। शिव को बहुत गुस्सा आया। वो अपने दोनों हाथ बांध खड़ा हो गया और गौरी को खड़ा घूरने लगा। गौरी उसे इग्नोर कर आगे जाने को हुई तो फिर से लड़खड़ा गई। वो गिरती उसके पहले शिव ने आकर उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे गोद में उठा लिया। गौरी उसे देख मुंह बनाने लगी।
अब खुद से चलने का ड्रामा खत्म हुआ हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। शिव ने गुस्से से उसकी आंखों में देख कहा। गौरी भी गुस्से से बोली, देखिए आप मुझे अपने घर लाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर अपना हुक्म चलाएं, समझे। गौरी पर अगर किसी का हुक्म चलता है तो सिर्फ मेरे महादेव का। ये सुन शिव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, हाँ तो महादेव ही तो हूँ मैं गौरी। गौरी उसे घूरते हुए बोली, जी क्या भूल गई, मैं शिव हूँ, महादेव का दूसरा नाम। शिव के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। गौरी मुंह बनाकर बोली, आए बड़े खुद को महादेव समझने वाले। महादेव तो पार्वती जी को कितना चाहते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हुए, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए ये गौरी क्या करे, बोलिए। गौरी शट अप, बकवास बंद करो, शिव ने उसे डपटते हुए कहा। गौरी फिर से मुंह बनाने लगी और बड़े प्यार से उसकी गर्दन पर लपेटी अपनी बाहों की पकड़ और मजबूत कर ली। शिव ने उसे घूरते हुए बोला, गौरी राइट हैंड पर जोर मत दो, जख्म अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। शिव को अब भी उसकी परवाह है, ये सोच वो उसे बहुत प्यार से देखे जा रही थी। उनके पीछे आ रहे माधव उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाए और बोला, कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का, महादेव जल्दी से कुछ करो। घर की चौखट पर आते ही यशोदा ने उन्हें रोक दिया। रुको बेटा, जिज्ञासा आरती की थाली लाना। यशोदा बोली, अभी लाए माँ। जिज्ञासा मंदिर से आरती की थाली ले आई। माँ अब ये सब क्या है, शिव बोला। यशोदा ने कोई जवाब नहीं दिया। जिज्ञासा ने गौरी की आरती की। उसके बाद यशोदा ने उसकी नजर उतारी। पीछे खड़ी यानी नीलिमा के कान में फुसफुसाए, देखो तो जरा, स्वागत तो ऐसे किया जा रहा है जैसे घर की नई बहू आए हो। ये सुन नीलिमा की त्योरियां चढ़ गई। एनी ये देख टेढ़ा मुस्कुरा दी। नीलिमा रुद्र के पास आए और बोली, रुद्र व्हाट इज ऑल दिस, हम क्यों ये सब क्यों कर रहे हैं। रुद्र ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, नीलू हम बाद में बात करते हैं। यशोदा जी शिव से बोली, बेटा अपना दाहिना पैर घर के अंदर रखना। शिव झल्लाते हुए बोला, माँ क्या है ये सब करना जरूरी है। शिव बेटा, गौरी इतने बड़े हादसे से बचकर सही सलामत वापस आई है तो बेटा ये सब करना जरूरी है, इससे बुरी बलाएं उससे दूर ही रहेगी। और तुझे दाहिना पैर पहले अंदर रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तूने उसे गोद में उठा रखा है, अब गौरी तो रख नहीं सकती ना। शिव चिढ़ते हुए बोला, ओके माँ, अब गौरी का कमरा कहाँ है। गौरी तो सिर्फ शिव को ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान जैसे चिपक गई हो। शिव के साथ इस घर में उसका इस तरह से गृह प्रवेश ही हुआ था। जिज्ञासा शिव एक और इशारा कर बोली, यही नीचे वाला कमरा ही रेडी करवाया है गौरी के लिए, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होगी। जिज्ञासा आगे बढ़ शिव को नीचे के कॉरिडोर से होते हुए एक कमरे में ले लाई। शिव ने गौरी को संभाल कर बेड पर लिटाया और बिना कुछ बोले बाहर आ गया। गौरी उसे हैरानी से देखती रही और मन ही मन बुदबुदाई। अकदू खदूस कुछ बोला भी नहीं और ऐसे ही चले गए। एपिसोड 89 एनी की जलन। गौरी को शिव अपने घर ले आया था। गौरी का गृह प्रवेश यशोदा जी ने बड़े ही प्यार से कराया, लेकिन ये देख एनी को बहुत जलन हुई। शिव की बाहों में गौरी को देख उसके कलेजे पर हजारों सांप लौट रहे थे। शिव गौरी को लेकर कमरे में गया और उसे बिस्तर पर लेटा कर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। उसके जाते ही गौरी उसे मन ही मन कोसने लगी। यशोदा और जिज्ञासा कमरे में आई तो वो एकदम से चुप हो गई। क्या हुआ, हमें ऐसे क्यों देख रही हो। यशोदा जी प्यार से बोली, नहीं माँ जी, कुछ नहीं। गौरी हड़बड़ाते हुए बोली। ये सुन जिज्ञासा और यशोदा एक दूसरे को देख मुस्कुराए। अब कैसा फील कर रही हो तुम, जिज्ञासा ने उसके पास बैठते हुए कहा। जी अब हम पहले से बहुत बेहतर हैं। हमने मना भी किया लेकिन आपके भाई किसी की सुनते हैं भला, अपने मन की करते हैं। बस ले आए हमें यहाँ उठाकर जबरदस्ती। अगर कुछ बोलो तो बस अपनी बड़ी बड़ी गुस्से वाली आंखों से हमें डराते रहते हैं। उन्हें क्या लगा कि हम उनसे डरते हैं। अरे हम उनसे डरते वरते नहीं हैं, वो तो हम उनका लिहाज कर जाते हैं, वरना तो हम पर हुक्म चलाएं ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। गौरी मुंह बनाकर बड़बड़ाए जा रही थी। जिज्ञासा और यशोदा उसे मुंह खुले देखे जा रही थी। तभी दरवाजे से आवाज आई, रियली गौरी। आवाज सुन जिज्ञासा और यशोदा ने मुड़कर दरवाजे पर देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लेकिन गौरी अब भी बेख्याली में बोली, हाँ और नहीं तो क्या, वरना हम किसी की भी नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की करते हैं। गौरी आगे बोली, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दोबारा से आवाज आई। अब की गौरी ने भी दरवाजे की ओर देखा। वहां शिव अपने हाथ बांधे खड़ा उसे ही घूर रहा था। गौरी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से बड़बड़ाने लगी, हे महादेव हमें बचा लेना प्लीज, इन शिव जी से हम ना आपको लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, नहीं आपको रिश्वत नहीं, हाँ हम ना गंगा मैया के ठंडे पानी में डुबकी लगाएंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए। उसको ऐसे डर कर बड़बड़ाता देख शिव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान चली आई। यशोदा और जिज्ञासा उसे हैरानी से देखने लगी।
शिव ने गौरी को देख मुस्कुराकर अपनी गर्दन ना में हिलाई, जैसे कहना चाह रहा हो कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जिज्ञासा गौरी के कंधे पर हाथ रख बोली, गौरी शिव गया, डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन गौरी ने हौले से अपनी आंखें खोली और पूरे कमरे में नजरें घुमाकर देखा। गौरी नहीं है शिव यहाँ, यशोदा ने कहा तो गौरी ने चैन की सांस ली। गौरी तुमने तो कहा कि तुम शिव से डरती नहीं, फिर ये क्या था? जिज्ञासा ने उससे पूछा। अरे वो तो बस ऐसे ही था, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें ऐसा लगता रहे कि हम उनसे डरते हैं। गौरी बेपरवाही से बोली। और वो क्यों? यशोदा जी असमंजस से बोली। उनके अहम की खुशी के लिए, गौरी ने आहिस्ता से कहा। जिज्ञासा और यशोदा उसे हैरानी से देखने लगी। आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है। अगर उन्हें ऐसा लगेगा ना कि हम उनसे डरते हैं तो उनके अहम को खुशी मिलेगी और वो हमें ज्यादा नहीं डराएंगे, और अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनसे नहीं डरते तो उनके अहम को ठेस पहुंचेगी, तब तो वो हमें और डराएंगे और नई नई तरकीबें सोचेंगे हमें परेशान करने की। तो बेसिकली हमने ये सब अपनी सेफ्टी के लिए किया है। आई बात समझ में? गौरी ने उन दोनों की ओर उंगली करके कहा। जिज्ञासा और यशोदा दोनों को उसकी बातें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने सिर हिला दिया। गौरी खुश होते हुए बोली, देखा आप दोनों समझ गए ना। बस ये आपके बेटे ही नहीं समझते, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं वो, सबकी फिक्र करते हैं वो, और हमारी तो कुछ ज्यादा ही, इसलिए तो हम उन्हें इतने पसंद करते हैं। गौरी खोए हुए शिव के बारे में बोली। ये सुन यशोदा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। ये देख गौरी का फिर से मुंह बन गया। हम आते हैं दोबारा, तब तक तुम आराम करो बेटा। यशोदा और जिज्ञासा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उन दोनों के जाते ही गौरी ने खुद के ही सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, गौरी क्या करती हो? किसके सामने क्या बोल रही हो? कम से कम उसका ख्याल तो रखो। क्या सोच रही होंगी माँ जी तुम्हारे बारे में? गौरी के कमरे से बाहर आते ही जिज्ञासा जोर जोर से हंसने लगी। माँ, क्या है ये लड़की, सच में कमाल है। और शिव को देखा था आपने, कैसे मुस्कुरा रहा था? शिव को इतने सालों में पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए देखा है माँ। जिज्ञासा बोली। यशोदा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, शिव के चेहरे की मुस्कान सच्ची थी, और जब भी शिव गौरी के साथ होता है ये मुस्कान अक्सर उसके होठों पर देखी है मैंने। मेरा बेटा बदल रहा है जिज्ञासा, मेरा शिव बदल रहा है। हाँ माँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया। हमेशा लड़कियों से दूर भागने वाला शिव गौरी से बड़ी शिद्दत से बहस करता है, जो घर में भी ज्यादा किसी से बात नहीं करता, जिसके आगे किसी की एक शब्द फालतू बोलने की हिम्मत नहीं होती, वो गौरी की उटपटांग सारी बातें सुनता है। जिज्ञासा बोली। हाँ जिज्ञासा, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि गौरी मेरे शिव के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। यशोदा मुस्कुराते हुए बोली। जिज्ञासा उनका हाथ थाम बोली, ऐसा होगा माँ, ऐसा जरूर होगा, अब तो मुझे लगता है। यशोदा खुशी से बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर। दोनों माँ बेटी बातें करते हुए किचन की ओर चली गई। वहीं एक पिलर के पास खड़ी होकर एनी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। वो खुद से ही बोली, ओ तो उस मिडिल क्लास लड़की ने आंटी और जिज्ञासा दोनों को पटा लिया है। बट आई एम सॉरी आंटी, आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। एनी के होते हुए ये शिव और गौरी कभी एक नहीं हो सकते। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। शिव सिर्फ मेरा है। एनी के चेहरे पर एक जहर भरी मुस्कान आ गई। एनी गुस्से से गौरी के कमरे में आए और आते ही बोल पड़ी, तो मिस गौरी, कैसा लगा यहाँ इस आलीशान कोठी में आकर? गौरी ने नजरें उठाकर उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। ओह, कितनी चोट लगी है ना, बोल भी नहीं पा रही बेचारी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ही तेज हो। जहाँ से तुम्हें धक्के मार कर निकाला गया तुम वहीं वापस आ गई। थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना तुम में। तुम मिडिल क्लास लड़कियां भी होती बड़ी चालू हो। पैसे वाला कोई मिला नहीं कि पड़ गई उसके पीछे। एनी ने अपने जहर बुझे तीर चलाने शुरू किए। उसकी बातें सुन गौरी बस फीका सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट देख एनी और जल उठी। कितनी बेशर्म हो ना तुम, मैं तुम्हें इतना कुछ सुना रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। वैसे सही भी है तुम हो ही ऐसी, वरना जिस घर से बेइज्जत कर निकाली गई उस घर की चौखट पर दोबारा ना आती। एनी तंज भरे लहजे में बोली। गौरी टेढ़ा मुस्कुराए और बोली, हमें ना कहीं से जलने की बू आ रही है। एनी गुस्से से बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब आप अच्छे से जानती हैं, और आप क्या ये मुझे बार बार सुना रही हैं कि हम बेशर्म हैं, जिस घर से निकाला गया उस घर में वापस आ गए? तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, हम खुद नहीं आए बल्कि लाए गए हैं। और जिन शिव ने मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाला ना, उन्हीं शिव की बाहों में इस घर की चौखट लांघी है हमने। तो अब आप सोचिए कि हम क्या हैं। ओके नाउ बाय, हमें आराम करना है, कथा लेते हुए बोली और अपनी आंखें बंद कर ली। एनी ने कुछ देर गुस्से से उसे घूरा, फिर पर पैर पटक कमरे से बाहर जाने लगी। गौरी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, जाते जाते दरवाजा बंद करके जाएगा। एनी ने गुस्से में जोर से दरवाजा बंद किया।
ये देख गौरी के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। एपिसोड 90 गौरी की रिकवरी। एनी गौरी को कुछ सुनाने के इरादे से कमरे में आई थी लेकिन खुद सुनकर चली गई। वो गौरी के कमरे से बाहर आकर खुद से ही बोली, गौरी बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। ऐसे मुंह के बल गिरोगी ना कि फिर कभी शिव का नाम भी नहीं आएगा जबान पर। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। दूसरी तरफ नीलिमा रुद्र से सवाल किए जा रही थी। रुद्र, ये भाई साहब इस लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? है तो वो उनकी बस मामूली सी एक एम्प्लॉय ही ना। और माँ, उन्हें क्या हो गया था? स्वागत तो ऐसे किया उसका जैसे घर की नई बहू है। रुद्र मुस्कुराया और बोला, नीलू तुम तो जानती हो ना कि भैया के मामले में इस घर कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, और उनसे सवाल पूछने की हिमाकत तो बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक गौरी का सवाल है तो शायद भैया इस गिल्ट में हो कि ये हादसा उनकी वजह से गौरी के साथ हुआ है, बस इसलिए उसे लेकर इतने कंसर्न है। नीलिमा मुंह बनाकर बोली, कंसर्न तक तो ठीक है रुद्र, लेकिन जिस तरह से भाई साहब उसे अपनी बाहों में उठाकर चल रहे थे, चेहरा देखा था उस लड़की का, वो कितने प्यार से उनकी गले में बाहें डाल उन्हें देख रही थी। मैं बता रही हूँ रुद्र, कुछ तो गड़बड़ है। और माँ को देखा था कैसे प्यार लूटा रही थी उस पर। इतना प्यार तो कभी मुझ पर भी नहीं जताया। ये सुन रुद्र मुस्कुराया और बोला, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। भैया को जानती हो ना वो कैसे हैं। और माँ, वो तो हर किसी से ऐसे ही बात करती हैं। और जहाँ तक तुमसे प्यार का सवाल है वो मैं कर लेता हूँ। रुद्र ने उसे बाहों में भींचते हुए कहा। रुद्र हटो, हर वक्त रोमांस सूझता रहता है आपको। नीलिमा उसके सीने पर हल्के से मारते हुए बोली। रुद्र ने उसे खुद और चिपका कर कहा, अपनी वाइफ से रोमांस करना गुनाह तो नहीं? नीलिमा ने मुस्कुराकर उसके सीने से अपना सिर टिका लिया। दिन जैसे पंख लगा के उड़ रहे थे। गौरी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। यशोदा ने उसकी देखभाल में कहीं कोई कमी होने नहीं दी थी। वो अकेले बोर ना हो इसलिए समय समय पर कोई न कोई उसके साथ होता। मयंक आकर उसे हंसता तो सुमन और माया उससे ऑफिस की बातें शेयर करती। माधव और प्रतीक्षा भी बीच बीच में उससे मिलकर जाते, लेकिन इस बीच शिव उसके सामने नहीं आया। गौरी को शिव का इंतजार रहता, लेकिन शिव जानबूझकर उसके सामने नहीं आता था। वो यशोदा से उसका हाल चाल ले लेता और बहुत देखने का मन हुआ तो रात को उसके सोने के बाद उसे देख जाता। अब तो गौरी चलने फिरने भी लगी थी। धीरे धीरे उसने सारी हवेली घूम ली थी, लेकिन शिव के कमरे में वो नहीं जाती। उस दिन शिव ने जिस तरह उसके साथ बर्ताव किया था उसकी कड़वाहट आज भी उसके दिल में थी। उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी गौरी अपने आप से ही बोली, उस दिन आपने जिस तरह से हमें अपने कमरे से बाहर निकाला था, उसके बाद से इस कमरे में आने का मन ही नहीं किया। आपको एक झलक देखने के लिए तरस गई हूं मैं। प्लीज मेरे सामने आ जाए। ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ? पिछले एक हफ्ते से मैंने आपको नहीं देखा। इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में ही ठीक थी। कम से कम आप पूरे दिन मेरे सामने तो रहते थे। यहाँ तो आपके दीदार को भी तड़प रही हूँ मैं। गौरी इतना बोल चुप हुई और आगे आकर बहुत प्यार से उसके कमरे के दरवाजे को छूने लगी, जैसे शिव की छुअन का एहसास उसे महसूस हो रहा हो। कुछ देर वहां रुक वो वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसे ऐसा करते यशोदा ने देख लिया। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी थी। वो बोली, ये लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है, तू कब ये समझेगा बेटा? कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वो भी गौरी के पीछे पीछे नीचे आ गई। देर रात शिव ऑफिस से घर आया। उसके कदम ना चाहते हुए भी गौरी के कमरे की ओर बढ़ गए। शिव ने हल्के से दरवाजा खोला और दबे पांव कमरे के अंदर आया। गौरी को गहरी नींद में थी। सोते समय भी उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसे देख शिव के होठों पर भी मुस्कान चली आई। वो धीरे से बोला, तुम मेरा सुकून हो गौरी। जाने क्यों तुम्हें देख इस दिल को, इन आंखों को सुकून मिलता है, लेकिन फिर भी नहीं अपना सकता मैं तुम्हें। मैंने अपने आप को दायरों में बांध रखा है। इस दिल में अब किसी के लिए प्यार जैसी फीलिंग नहीं आ सकती। तुम्हारे मेरे बीच ये उम्र का फासला कभी नहीं मिट सकता। तुम पर कोई उंगली उठाए मैं ये भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें दुनिया वालों के सामने हंसी का पात्र बनते नहीं देख सकता। और ये जो तुम्हारी फीलिंग है ना, ये सब वक्ती तौर पर है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो। कुछ देर उसे प्यार से निहारने के बाद शिव कमरे से बाहर आया। वो अपने कमरे की ओर जा रहा तभी पीछे से आवाज आई, देख लिया गौरी को? शिव ने पलटकर देखा तो यशोदा जी सोफे पर बैठी उसे ही देख रही थी। शिव उनकी तरफ चलते हुए आया और बोला, माँ आप अब तक जाग रही हैं? बेटा आज से पहले तेरे आने से पहले कभी सोई हूँ क्या मैं? और फिर आज तो तूने फोन भी नहीं किया। यशोदा जी बोली, माँ जरूरी मीटिंग थी। वो पिछले दिनों ऑफिस नहीं गया तो कुछ मीटिंग्स जो निपटानी थी, लेकिन आपको इतनी देर जागने की जरूरत नहीं थी माँ। शिव चिंता के भाव से बोला, जब तेरे लिए जागने वाली कोई आ जाएगी तेरे जीवन में तो मैं आराम से सो जाया करूंगी। शिव ने अपनी भौहें तान कहा, माँ फिर से वही बात। बेटा अगर मैं ये बात कहती हूँ तो इसके पीछे तेरे लिए मेरी चिंता है।
आखिर कब तक अकेला रहेगा? तुझे एक साथी की जरूरत है। माँ मुझे नहीं है किसी की जरूरत, कितनी बार कह चुका हूँ। शिव झुंझलाते हुए बोला। यशोदा हौले से मुस्काए और बोली, चल छोड़ ये बात और ये बता, गौरी को रोज रात देखने उसके कमरे में जाता है, उसका हाल चाल पता करता है, लेकिन दिन में उसके सामने नहीं आता, ऐसा क्यों? ये सुन शिव ने उनकी तरफ देखा लेकिन बिना कुछ कहे नजरें झुका ली। क्या हुआ? नहीं है कोई जवाब, यशोदा जी उसे देखते हुए बोली। शिव ने उनकी ओर देखा और संभलते हुए बोला, माँ क्या जवाब दूं? वो लड़की कुछ भी सोचती है और समझती है, और उसे समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए उससे दूर ही रहता हूँ कि कहीं कोई गलतफहमी ना हो उसे। कैसी गलतफहमी? माँ आप नहीं जानती कि उस बेवकूफ़ लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, और ऐसी जिद लिए बैठी है वो लड़की की जिसे पूरा करना मेरे बस में नहीं, शिव ने कहा। इस दरमियान यशोदा ने देखा कि शिव के चेहरे पर कई तरह के भाव आए और गए। उन्होंने आगे पूछा, और वो क्या जिद है? माँ वो लड़की मुझसे प्या। शिव बोलते बोलते रुक गया और यशोदा उसे हैरानी से देखने लगी। वो बड़ी बेसब्री से उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। शिव उठते हुए बोला, माँ आप जाकर सो जाए, रात बहुत हो चुकी है, अपनी बात तो पूरी कर बेटा, ऐसे बात अधूरी छोड़ क्यों जा रहा है? यशोदा उसके कंधे पर हाथ रख बोली। शिव उनका हाथ कंधे से हटाकर बोला, कोई खास बात नहीं है माँ, हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी आप सो जाए। शिव जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा। यशोदा जी फिर से बोली, शिव। शिव के कदम वहीं रुक गए लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। यशोदा जी बोली, बेटा अगर माँ से नजरें मिलाने की हिम्मत ना करे तो जरूर कोई बात होती है, और इस वक्त तुम यही कर रहे हो। खैर तुम तो पहले से ही ऐसे थे, अपने दिल की बातें अपने अंदर ही रखने वाले, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ बेटा कि खुशियाँ अगर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है ना तो उसे पहचानो, दरवाजा खोल, उसका प्यार से स्वागत करो, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता हमारे पास। शिव कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा लेकिन फिर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने कमरे में चला गया। उसने पलटकर एक बार भी यशोदा को नहीं देखा। यशोदा उसे जाते हुए देख बोली, शिव शायद मेरे कहने का मतलब तू समझ गया हो, और अपनी ओर आने वाली खुशियों का तू स्वागत समय पर कर सके। उनकी आंखों में नमी तैर गई, वो भी अपने कमरे में चली गई। शिव ने अपने कमरे में आकर गुस्से से अपना कोट उतार फेंका, दीवार पर लगी शेल्फ से शराब की बोतल उठाए और मुंह से लगा ली। एक घूंट में लगभग आधी बोतल वो खत्म कर चुका था। उसने शराब की बोतल को देख कहा, अब तो ये शराब भी मेरा दर्द दूर नहीं करती। गौरी तुम मुझसे दूर चली जाओ, क्यों आए तुम मेरे इतने करीब कि अब मैं तुमसे ना ही दूर रह पा रहा हूँ और ना ही करीब आ पा रहा हूँ। ये कैसी मुश्किल में फंसी है मेरी जिंदगी। शिव ने शराब की पूरी बोतल खाली की और वहीं सो गया। शिव आज एक बार फिर दर्द में था। अब ये दर्द गौरी की करीबी का था, ये उसकी दूरी का, ये तो वो ही जाने। एपिसोड 91 दिल का सुकून। गौरी अब पहले से काफी ठीक हो गई थी। वो अपने घर जाना चाहती थी लेकिन यशोदा जी ने उसे बड़ी मिन्नत कर होली के बाद जाने के लिए मना लिया। उनका कहना भी सही था, अब बनारस में होती तो शायद अपने बुआ फूफा के साथ त्योहार मनाती, लेकिन यहाँ अकेले वो और सुमन क्या करते, इसलिए वो मान गई। रात में होलिका दहन का प्रोग्राम था। घर के सभी लोग थे वहां सिवाय शिव के, और गौरी को बस उसका ही इंतजार था, क्योंकि शिव उसके सामने इतने दिनों में एक बार भी नहीं आया। माधव प्रतीक्षा भी वहां थे। गौरी माधव के पास आए और धीरे से बोली, माधव सर वो कहाँ है? माधव समझ के भाव से बोला, कौन वो? अरे वही जिनकी पूंछ बने आप दिन भर घूमते रहते हो। गौरी एकदम से बोली। ये सुन माधव उसे घूरने लगा। गौरी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। माधव मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके। क्या इट्स ओके? अब तो बता दीजिए कि कहाँ है वो? कथा मुंह बनाकर बोली, यू मीन तुम्हारे ठाकुर साहब? हाँ वही, कहाँ है वो? आप हो यहाँ तो वो कहाँ है? गौरी होठों को गोल कर बोली। गौरी मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो तो घर में ही होगा। माधव सहजता से बोला, हैं घर में? लेकिन कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। यहाँ तो सारे हैं लेकिन सिवाय उनके। गौरी हैरानी से बोली, गौरी तुम इस घर में रह रही हो और मुझसे पूछ रही हो कि वो कहाँ है? जाकर उसके कमरे में देखो। ये सुन कथा मुंह बनाने लगी। क्या हुआ? अब ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? माधव उसे देखते हुए बोला, वो हम उनके कमरे में नहीं जाते। गौरी बोली, क्यों क्या हुआ? उस गधे तुम्हें मना किया है क्या अपने कमरे के आने से? माधव एटीट्यूड से बोला। ये सुन कथा आंखें दिखाते हुए बोली, माधव सर प्लीज हम उनके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं सुन सकते। माधव मुस्कुराने लगा। वो बोला, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। अब बताओ बात क्या है? अरे अब आपको क्या बताऊं, जब से वो हमें अपनी इस भूल भुलैया जैसी बड़ी हवेली में लेकर आए हैं ना, तब से हमारे सामने नहीं आए। दिन भर ऑफिस में रहते हैं और रात में अपनी गुफा में। गौरी आंखों को बड़ा बड़ा कर बोली। माधव फिर असमंजस से बोला, गुफा?
अरे अपने कमरे में? ओह हाँ, कमरे में। माधव मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, गौरी सिर हिलाकर बोली। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? माधव बोला। अरे तो उन्हें आप यहाँ बुलाए ना। गौरी बोली। ओके, रुको मैं बुलाकर लाता हूँ, माधव ने कहा और अंदर जाने लगा। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू। माधव चला गया। प्रतीक्षा उसके पास आकर बोली, ये माधव कहाँ गए? वो अपने दोस्त को लेने गए हैं, हमने ही भेजा है, पता नहीं कहाँ छिपे बैठे हैं। गौरी अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर बोली। प्रतीक्षा उसे हैरान नजरों से देखने लगी। उन्हें देख गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। गौरी ये क्या किया तूने? फिर बिना सोचे समझे बोल गई। गौरी होठों ही होठों में बुदबुदाई। ये देख प्रतीक्षा मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख गौरी भी मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। बड़ी मानने लगे हैं माधव तुम्हारी आजकल। प्रतीक्षा बोली। हाँ तो दोस्त जो है हमारे। गौरी गर्दन झटक कर बोली। प्रतीक्षा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। गौरी फिर से क्यूट सा मुंह बनाने लगी। इट्स ओके गौरी, मैं समझ सकती हूँ, प्रतीक्षा ने कहा तो गौरी को थोड़ी राहत मिली। इधर माधव शिव के कमरे में आया तो देखा शिव बालकनी के दरवाजे पर खड़ा बाहर गार्डन की ओर देख रहा था। माधव दबे पांव अंदर चला आया और आकर उसके बगल खड़ा हो गया। लेकिन शिव को इसकी कोई खबर ही नहीं थी। उसकी नजरें तो बाहर ही थी। माधव ने शिव की नजरों का पीछा किया तो पाया उसकी नजरें गौरी पर ही थी। इस समय सबसे बेखबर बस वो गौरी को ही देख रहा है। उसके चेहरे पर सुकून और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ये देख माधव भी हल्की से मुस्कुराया। माधव धीरे से बोला, जब इतना ही सुकून मिलता है उसे देखने से तो उसके पास जाकर देख, यहाँ से छिपकर क्यों देख रहा है? माधव की आवाज सुन शिव ने चौंक कर बगल में देखा। वो हड़बड़ाते हुए बोला, तू यहाँ कब आया? हाँ मैं यहाँ तब आया जब तू बड़ी शिद्दत से अपने सुकून को देख रहा था। माधव ने गौरी की ओर देख कहा, क्या बकवास कर रहा है? शिव उसे घूरते हुए बोला, तू तो बकवास बोलेगा ही क्योंकि चोरी जो पकड़ी गई है तेरी। कैसी चोरी? कैसा सुकून? क्या बोले जा रहा है तू? शिव ने अनजान बनते हुए कहा। देख ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुझे पता है मैं क्या और किसके बारे में बोल रहा हूँ। तू सब समझ रहा है शिव? माधव ने उसे देखते हुए कहा। देख माधव मेरा दिमाग मत खा, तू क्यों आया है यहाँ ये बता। सब तो वहाँ है। वही तो सब वहाँ है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? चल नीचे, घर के सब लोग हैं। नहीं मैं नहीं जाना चाहता, तू जा। क्यों? क्योंकि वहाँ गौरी है। माधव ने सीधे सीधे ही सवाल किया। शिव ने उसे घूरा और बोला, तुझे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। ठीक है मुझे जवाब मत दे, लेकिन एक सवाल गौरी ने पूछा है, उसका ही जवाब दे दे। गौरी ने। उसका क्या सवाल है? यही कि तू उससे छिप क्यों रहा है? जब से उसको इस घर में लाया है तू तो उसके सामने भी नहीं आया। ये सुन शिव उसे हैरानी से देखने लगा। मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है शिव, माधव ने कहा। शिव ने बेपरवाही से पूछा, ऐसा गौरी ने कहा तुझसे? हाँ, उसी ने बताया कि पिछले दिनों तू उसके सामने नहीं आया, उससे छिपता फिर रहा है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ लेकिन तुझे यहाँ ऐसे छिपकर उसे देखते देखा तो यकीन हो गया कि गौरी सच कह रही थी। तो बता क्यों छिप रहा है उससे? क्योंकि वो लड़की पागल है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है मन में, उससे दूर ही रहूं यही सही है। शिव झुंझला कर बोला, शिव वो पागल जरूर है लेकिन तेरे प्यार में, और अगर प्यार करना तेरी नज़र में पागलपन है तो वो पागल ही सही, लेकिन पसंद तो तू भी करता है उसे। माधव फिर से वही बात क्यों कहता है, वही बात बार बार, जबकि तू अच्छे से जानता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक गौरी की बात है तो ये बस उसके दिमाग का फितूर है जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। और तू ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि ये उसका दिमागी फितूर है? प्यार नहीं माधव, ऐसा होता है, ये बात है। अक्सर लड़कियां अपने से दुगनी उम्र के मर्द से अट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये फितूर चढ़ता है ना उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। ये सिर्फ एक आकर्षण है और कुछ नहीं। शिव ने बाहर खड़ी गौरी को देखते हुए कहा, अच्छा उसके दिमाग का फितूर है तो तेरा क्या? तू जो ऐसे छिपकर उसे देख रहा है, तेरे चेहरे पर जो मुस्कान है उसकी वजह तो गौरी ही है, ये तो मानता है ना? माधव ने उसकी बाह पकड़कर कहा। शिव ने अपनी बाह छुड़ाए और बोला, इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, अब तू जा सकता है। शिव उसकी ओर पीट कर खड़ा हो गया। ठीक है मैं जा रहा हूँ, और तू यहाँ से छिप छिप कर गौरी को देख, लेकिन एक दिन तू बहुत पछताएगा, ये बात ध्यान रखना मेरी। ये बोल माधव गुस्से से चला गया। शिव फिर से गौरी को देखने लगा, जो इस समय मयंक, माया और सुमन से बड़े हंस हंस कर बात कर रही थी। अचानक गौरी की नज़र शिव के कमरे की ओर उठी और वो खिड़की की ओर बड़े ध्यान से देखने लगी। हालांकि शिव पर्दों की आड़ में छिपा था इसलिए गौरी उसे देख नहीं पाई, लेकिन शिव की नजरें उस पर ही थी। उसे ऐसे अपने कमरे की ओर देख शिव बोला, जानता हूँ मुझे ही ढूंढ रही हो, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगी।
माधव नीचे आया तो गौरी ने उससे पूछा, क्या हुआ, आपके दोस्त नहीं आए? नहीं, माधव ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा देख गौरी धीरे से बोली, क्या हुआ? उन्होंने आप पर गुस्सा किया? अरे वो मुझ पर क्या गुस्सा करेगा, उल्टा मैं उसको 4 बातें सुनाकर आ रहा हूँ। माधव अकड़ कर बोला, अच्छा, लेकिन आपको देखकर तो नहीं लग रहा कि आप उन्हें सुना भी सकते हैं। गौरी बेयकीनी से बोली, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरता हूँ क्या? माधव बोला, नहीं, लेकिन अच्छा छोड़िए ये सब, चलिए पूजा करते हैं। गौरी वहां से चली गई। सभी होलिका पूजन करने लगे। रुद्र ने होलिका दहन किया। सभी हाथ जोड़ अपनी अपनी प्रार्थना करने लगे। गौरी ने भी हाथ जोड़ लिए। वो मन ही मन बोली, मुझे तो यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं अगले साल उनके साथ ही पूजा करूं। यशोदा की नजरें जब आंख मूंदे खड़ी गौरी पर गई तो वो भी मन ही मन बोली, ये गौरी को मेरे शिव के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। यशोदा और गौरी अपने अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने मांगी तो शिव की खुशियां ही हैं। एपिसोड 92 शिव का इंतजार। देर रात तक सभी हंसी मजाक करते रहे, फिर सभी सोने चले गए। दूसरे दिन होली थी और गौरी यही सोच रही थी कि शिव उसके सामने आएगा या नहीं। गौरी अपने बिस्तर पर लेटे बड़बड़ाए जा रही है, हे महादेव, कल भी अगर वो सामने नहीं आए तो प्लीज कल कुछ भी करके उन्हें मेरे सामने ले आना, प्लीज महादेव, प्लीज। गौरी ने अपने महादेव को अपनी प्रार्थना सुना, आंखें मूंद ली। सुबह गौरी की आंख खुली तो बाहर से बहुत शोर आ रहा था। गौरी ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां होली की तैयारियां हो रही थी। वो जल्दी से रेडी होकर बाहर आई। बाहर उसे यशोदा जी मिल गई। उसने उनके पैर छूते हुए बोली, हैप्पी होली माँ जी। हैप्पी होली बेटा। यशोदा जी मुस्कुराकर बोली, माँ जी बाहर गार्डन में क्या हो रहा है? गौरी ने पूछा। अरे बेटा, वो तो सत्यवीर बेटा हर साल होली की पार्टी रखते हैं अपने दोस्तों के लिए, तो उसी की तैयारियां हो रही हैं। यशोदा जी बोली, अच्छा। गौरी ने सिर हिला दिया। आओ बेटा नाश्ता कर लो, फिर तो होली की धूम मच जाएगी। फिर तुम्हें दवाई भी तो लेनी होगी। यशोदा जी ने कहा, जी माँ जी। गौरी डाइनिंग एरिया की ओर आई जहाँ सभी बैठ नाश्ता कर रहे थे। गौरी हुई सबको होली की शुभकामनाएं देकर बैठ गई। गौरी बगल में बैठे मयंक से बोली, मयंक इस घर में कौन कौन होली खेलता है? सभी। गौरी खुशी से बोली। मयंक उसकी खुशी देख मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, शिव मामू को बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुन गौरी का मुंह उतर गया। वो मन में बोली, वो तो है ही खड़ूस, उन्हें अब रंगों से भी बैर होगा, इन्हीं तो मैं बताऊंगी आज। उसे सोच में डूबा देख मयंक ने कहा, क्या हुआ, किस सोच में गुम हो? गौरी ने उसकी ओर मुस्कुरा के देखा और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मयंक उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अगर तुम मामू को कलर लगाने की सोच रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि मामू को कलर लगा दे इतनी हिम्मत किसी में नहीं। वो इस सब शोर शराबे और होली के हुल्लड़ के बीच से सबसे मिलते हुए ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोयले की खान से हीरा बिना अपनी चमक खोए। किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि उन्हें रंग लगाए। ये बात है। हाँ, यही बात है, इसलिए तुम कोई खुराफात सोचना भी मत। ये सुन गौरी घूर को मयंक को देखने लगी और बोली, आपको क्या लगता है कि हम हमेशा ही खुराफात करते रहते हैं? हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी तो करती ही हो, और स्पेशल मामू के मामले तो बस इसलिए कह रहा हूँ कहीं लेने के देने पड़ जाए और तुम्हें मामू के गुस्से का सामना करना पड़े। आप हमें अपने मामू का नाम से डरा रहे हैं। नहीं, तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारी, सो बी केयरफुल। मयंक ने अपनी बाहों को ऊपर उठाकर कहा, अब तो हम उन्हें रंग लगा के रहेंगे और ये आप ही देखेंगे। गौरी ने गर्दन झटक कर कहा। ये सुन मयंक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो शरारत से बोला, अब आएगा होली का मजा। बगल में बैठी सुमन ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो उसने मयंक से धीरे से कहा, मयंक जी क्या किया आपने? मैंने क्या किया? मयंक ने कंधे उचका दिए। सुमन ने उसे घूरा और बोली, अच्छा, आप ना ज्यादा बनिए मत। आप गौरी को क्यों उकसा रहे हैं? आप जानते हैं ना उसके और सर के बीच तनातनी रहती है फिर भी। मयंक ने सुमन का हाथ पर अपना हाथ धीरे से रखा और बोला, जस्ट चिल बेबी, मैं तो मामू और गौरी को करीब लाने के लिए ही ये कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे सर को छेड़ने से वो करीब नहीं आएंगे, उल्टा और गुस्सा हो जाएंगे। सुमन बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मैंने समझा है मामू गौरी को कुछ नहीं बोलते। इनफैक्ट उन्हें तो उसकी शरारतें अच्छी लगती हैं और शायद मामू गौरी को पसंद भी करते हैं। आपको सच में ऐसा लगता है? सुमन ने उसकी आंखों में देख कहा। हाँ। मयंक भी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। उन दोनों को ऐसे देख गौरी हल्के से खांसते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अगर रोमांस करना है तो रूम में जाओ। सुमन और मयंक ने चौंक कर गौरी को देखा। उसने दोनों को देख मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उचकाई। सुमन ने तुरंत मयंक से दूर हुई और चुपचाप अपनी प्लेट में नजर गड़ा ली। मयंक के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। सामने ही बैठी एनी की नजरें और कान उन पर ही थे। उसने उनकी सारी बातें सुन ली। वो मन ही मन बोली, तुम लोग चाहे कितने ही प्लान बना लो,
लेकिन शिव के करीब तो मैं ही रहूंगी, और गौरी का तो आज ऐसा तमाशा बनाऊंगी ना कि सबसे मुंह छिपाते फिरेगी। एनी के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। बाहर लॉन में मेहमान आ चुके थे। सभी एक दूसरे को गले मिल होली की बधाइयां दे रहे थे और एक दूसरे से होली खेल रहे थे। गौरी एक कोने में खड़ी सबको मुस्कुराते हुए देख रही थी। मयंक और सुमन उसके पास आए। जैसे ही उसे कलर लगाने लगे तो गौरी ने उन्हें मना करते हुए कहा, नहीं मयंक जी प्लीज, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये सुन सुमन को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो जानती थी कि गौरी को होली खेलना कितना पसंद है। ओके, मयंक मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। मयंक के जाते ही सुमन उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी। क्या हुआ, अब तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? गौरी बोली, देख रही हूं कि जिस गौरी को होली खेलना इतना पसंद है वो आज रंग के लिए मना कर रही है। सुमन उसे घूरने लगी। गौरी ने नजरें नीची कर ली। सुमन उसे देख आगे बोली, मयंक जी से झूठ क्यों बोला तुमने? सर की वजह से ना बोलो। गौरी ने नजरें उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। गौरी थोड़ी हिचक के साथ बोली, वो हम चाहते हैं कि आज वो ही हमें रंग लगाएं। गौरी तू भी ना बिल्कुल पागल है। सर का खुद तुझे रंग लगाना तो दूर, सर की परछाई तक तुझे यहाँ नजर आ रही है। सुमन ने उसके सिर पर मारते हुए कहा। ये सुन गौरी मुंह बनाने लगी, अब ऐसी शिकलें क्यों बना रही है? तो सच में पागल हो गई है। सुमन बोली, हाँ हो गए हैं उनके प्यार में पूरे पागल। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं हो सकता तेरा, अब क्या करेगी? कुछ नहीं, बस उनका इंतजार। गौरी ने आंखें मटकाते हुए कहा, कुछ नहीं हो सकता तेरा। सुमन ने गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। गौरी वहीं खड़ी रह गई। जो भी उसके पास रंग लगाने आता उससे वो अपनी तबीयत का बहाना बना देती। सभी जानते थे कि अभी अभी वो एक बड़े हाथ से गुजरी थी, इसलिए कोई उसे फोर्स भी नहीं कर रहा था। गौरी अपने दुपट्टे का कोना दांतों में दबाते हुए मन ही मन बोली, प्लीज आ जाए ना, कितने दिन हो गए आपको देखे, कम से कम आज तो अपनी शक्ल दिखा दीजिए। माधव ने जब गौरी ऐसे एकटक घर के दरवाजे की ओर निहारते देखा तो वो समझ गया कि गौरी शिव का ही वेट कर रही है। वो उसके पास आया और बोला, शिव नहीं आएगा गौरी, उसे रंगों से परहेज है। गौरी मुंह बनाकर बोली, जानती हूँ, लेकिन मजा तो तब आए जब वो अपनी आदत के विपरीत करे। माधव उसे देख मुस्कुराया, आप क्या मुस्कुरा रहे हैं? आप तो उनके दोस्त हैं, फिर भी आप उनसे अलग क्यों हैं? आप उन्हें अपने जैसा बना नहीं सकते थे, कुछ सीखा नहीं सकते थे? गौरी उसे आंख दिखाते हुए बोली, अरे गौरी, तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो? और तुम्हें क्या लगता है मेरे कुछ सिखाने पढ़ाने से उसका एटीट्यूड बदल जाता? अरे उसे कुछ सिखाने जाता ना तो उसका छोड़ो, मेरा एटीट्यूड जरूर बिगड़ जाता उस खड़ूस की तरह। फिर तो प्रतीक्षा पक्का मुझे छोड़ के चली जाती। माधव बोला। गौरी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, सॉरी, इट्स ओके गौरी। माधव ने कहा तो गौरी फिर से सोच में पड़ गई। माधव उसे देख बोला, वैसे गौरी, शिव चाहे जैसा भी हो लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अगर कोशिश करोगी ना तो जान जाओगी कि दिल का खरा हीरा है मेरा दोस्त। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, जानते हैं, लेकिन इस हीरे को पिघला कर नया आकार देना चाहते हैं हम, ताकि उनकी चमक से हर कोई वाकिफ हो। गौरी बेख्याली में बोल गई। माधव ने उसकी ओर देखा तो वो झिपते हुए बोली, वो हम तो ऐसे ही बोल गए। माधव मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। माधव उसके सिर पर हाथ रख चला गया और फिर से शिव के ख्यालों में खो गई। एपिसोड 93, भांग के नशे में। शिव अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसके कमरे में दो छोटे छोटे बच्चे आए, एक लड़का और एक लड़की। वो शिव के पैरों से लिपट बोले, बड़े पापा। ये सुन शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कॉल कट की और नीचे झुकते हुए बोला, अरे बच्चों, तुम कब आए? अभी आए हैं, अपने मामा के साथ। यशोदा जी अंदर आते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है ना माँ, बच्चे त्योहार वाले दिन परिवार के साथ रहें। शिव ने उन्हें देखते हुए कहा, हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन ये बात तुझ पे भी लागू होती है बेटा। यशोदा जी बोली। शिव ने उनकी बात को इग्नोर किया और अपने घुटनों पर बैठ उन्हें गले लगाते हुए बोला, वेदू, वंश, तुम दोनों को अपने बड़े पापा की याद नहीं आती? नाना नानी का घर इतना पसंद है। आले बले पापा, मुझे तो बहुत याद आती है, लेकिन ये वंत भैया है ना, इनको तो वही अता लता है। छोटी वेदिका अपनी तोतली जबान में बोली। उसकी तोतली मीठी बोली सुन शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा बड़े पाप, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खुद चिंकी के साथ खेलती है, इसलिए इसे यहाँ की याद नहीं आती। झूठी कहीं की, वंश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। आप दूध थे, मैं नहीं। वेदिका अपने निचले होठों को दांतों में दबाकर बोली। तू झूठी, वंश बोला। आप दूध थे। अब दोनों भाई बहन आपस में बहस करने लगे। शिव ने बारी बारी से दोनों को देखा और दोनों को रोकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आप दोनों लड़ना बंद करो। दोनों रुक गए। शिव ने बड़े प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। माँ, अब इन्हें जाने मत देना, उनके बिना घर सूना सूना लगता है। शिव ने यशोदा से कहा।
मैं तो खुद चाहती हूँ कि बच्चे यही रहे, लेकिन नीलिमा मानती ही नहीं। उसका कहना है कि इस घर के बोर हो जाएंगे। यशोदा दोनों के सिर पर हाथ फेर बोली, माँ ये भी कोई रीजन होता है? मैं बात करता हूँ रुद्र से। शिव ने कहा, बड़े पापा बाहर चलो ना, बाहर बहुत मजा आ रहा है। आपको पता, चिंकी और मिनकू भी आया है। वंश बोला, नहीं बेटा, मैं बाद में मिल लूंगा, आप दोनों जाओ एंजॉय करो। ओके। शिव ने दोनों को नीचे उतारा और बोला, माँ ले जाए इन्हें। ये सुन वेदिका मुंह फुलाकर घूम गई और बोली, मैं आपसे गुस्सा हूँ। अरे क्यों मुझसे गुस्सा, क्या किया मैंने? शिव ने उसे अपनी ओर कहा, वो इसलिए कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो। जब छोटे बेबीज बिग लोगों की बात मान सकते हैं तो बिग लोग भी हम छोटे बेबीज की बात मान सकते हैं ना। ये बोल वेदिका ने अपने छोटे छोटे गालों को और फूला लिया और सिर नीचे कर लिया। उसकी नौटंकी देख शिव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यशोदा उसे देखते हुए बोली, बेटा मान जा बच्चों की बात, तुझे वैसे भी कलर तो कोई लगाएगा नहीं, लेकिन इन बच्चों की खुशी के लिए मान जा। और नीचे इतने मेहमान हैं, उनसे मिलेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माँ, शिव ने बोलना चाहा तो यशोदा ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, अभी अभी तो तू कह रहा था कि त्योहार के दिन बच्चे परिवार के साथ रहे, लेकिन मेरा बच्चा क्यों है अपने परिवार से दूर? यशोदा उसे देखते हुए बोली, माँ। शिव बोला, मैं कुछ नहीं जानती शिव, मैं जा रही हूँ, अब तेरी मर्जी है, तू चाहे तो इन बच्चों को बाहर लेकर आ या इन्हें यहीं बैठा ले अपने साथ। यशोदा ये बोल वहां से मुस्कुराते हुए चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि शिव अब जरूर आएगा। यशोदा नीचे आई तो देखा गौरी अब भी उदास सी एक कोने में खड़ी है। यशोदा ने मयंक को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, मयंक रुद्र से कह दो कि बच्चे शिव के साथ नीचे आ रहे हैं। उन्होंने ये जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि पास खड़ी गौरी ने सुन लिया। शिव बाहर आ रहा है, ये सुन उसका मन ऐसे उत्साह से भरा कि वो चीख कर उछल पड़ी। आवाज सुन मयंक और यशोदा दोनों ने उसकी ओर देखा। ये देख गौरी फिर से चुपचाप खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देख यशोदा से मुस्काए और दूसरी ओर चली गई। मयंक भी चला गया। दरअसल यशोदा ने माधव और गौरी के बीच की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो बच्चों को लेकर शिव के कमरे में गई, क्योंकि जानती थी शिव बच्चों को मना कर नहीं सकता। थोड़ी देर बाद बच्चे खींचकर आखिर शिव नीचे ले ही आए। उसके इंतजार में पलकें बिछाए गौरी ने जब उसे देखा तो पलक झपकाना ही भूल गई। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया था जो वो आज शिव को देख रही थी। वो शिव को एकटक देखे जा रही है। व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे में इतना आकर्षक लग रहा था कि किसी 24-25 साल के नौजवान को भी टक्कर दे दे। आप या इन नैनन में, जो तोहे पलक ढाप रख लूं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। गौरी के मन में इस समय यही ख्याल आ रहे थे। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी पलकें बंद कर ली। आखिर इतने दिन के तरसे नैनों को आज तृप्ति मिली थी। शिव ने इधर उधर नजरें घुमाकर गौरी को देखा, लेकिन गौरी आज खुद ही उससे छिपी हुई थी। वो जानबूझकर उसके सामने नहीं आई, ये सोच कि उसे देख शिव फिर कहीं ना चला जाए। फिर ऐसे जी भरकर शिव को देखने का मौका भी तो उसे नहीं मिलेगा। शिव आया, मेहमानों से मिल उन्हें होली की बधाइयां दी। गौरी छिपकर उसे देख रही है। अचानक गौरी की नज़र शिव के पीछे से आ रही एनी पर गई, जिसके हाथों में रंग था। ओ तो ये छिपकली इन्हें रंग लगाना चाहती है, लेकिन शिव को रंग लगाने का अधिकार तो सिर्फ गौरी को ही है। गौरी बुदबुदाए और वही पास ही रखी रंगों की थाल उठा तेज कदमों से शिव की ओर बढ़ गई। इसके पहले कि एनी शिव तक पहुंचती, गौरी जल्दी से शिव के पास पहुंची और उस पर थाल का सारा कलर उड़ेल दिया। शिव ऊपर से लेकर नीचे तक रंग बिरंगा हो गया। सभी आवक से शिव और गौरी को देखने लगे। शिव ने गुस्से से गौरी को घूरा, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत देख वो कुछ बोल ही नहीं पाया। गौरी बड़े प्यार से उसे देख रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्यवीर ने शिव के कंधे पर हाथ रख कहा, अरे वाह साले साहब, आखिर आप नीले, पीले, लाल रंग में रंग ही गए। होली मुबारक हो। शिव उनसे कुछ बोल नहीं पाया, बस हल्की से मुस्कुरा दिया। गौरी ने एनी को देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन गौरी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। गौरी मन ही मन बोली, आय बड़ी हमारे ठाकुर साहब को रंग लगाने वाली, अब लगाओ रंग। अब तो वो सिर से पांव तक हमारे रंग में डूबे हुए हैं। इस पूरी घटना पर जिज्ञासा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यशोदा से बोली, माँ अजीब है ना। शिव ने आज गौरी को कुछ नहीं कहा। आज तक वो किसी को भी खुद को रंगने नहीं देता था, यहाँ तक कि माया को भी नहीं। हाँ, लेकिन ना तो वो गौरी को रोक सका और ना ही गौरी को कुछ बोल सका। इसका मतलब समझती हो जिज्ञासा? यशोदा बोली। क्या? जिज्ञासा यशोदा के चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, इसका मतलब शिव भी गौरी को पसंद करने लगा है, बस अपने गुस्से और अकड़ की वजह से उसे जताना नहीं चाहता। यशोदा मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन अब बोलेगा माँ, अब बोलेगा और गौरी ही उससे बुलवाएगी। जिज्ञासा ने कहा तो यशोदा ने भी सिर हिला दिया। एनी गुस्से से उस ओर आए जहाँ ठंडाई बन रही थी।
उसने गुस्से से एक ग्लास उठाया, तभी वहां बैठे आदमी ने कहा, मैडम ये वाला ना पियो, इसमें भांग है। ई लो आप ही पियो, ये है बढ़िया ठंडाई। भांग सुन एनी के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने वहीं घूम रहे वेटर को अपने पास बुलाया और उसे एक 2000 का नोट देकर बोली, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। पैसे की लालच में वेटर मान गया। एनी ने चुपके से भांग वाली ठंडाई का एक ग्लास उठाया और उसमें थोड़ी वाइन भी मिला दी। उसने ट्रे में ग्लास रखा और गौरी की ओर इशारा कर बोली, उस लड़की को जाकर ये ग्लास दे दो। यस मैम, वेटर ने कहा और चला गया। इधर गौरी माया, मयंक और सुमन से घिरी थी। सभी गौरी के ऐसे बोल्ड स्टेप से अब तक हैरान थे। वाह गौरी, तुमने तो क्या स्टाइल से मामू को रंग लगाया, पूरा का पूरा रंग बिरंगा कर दिया। मयंक हंसते हुए बोला, हाँ गौरी, आई एम वेरी हैप्पी। यू नो गौरी, मामू को कभी मैंने भी रंग नहीं लगाया, लेकिन तुमने तो। और मामू ने तुमसे कुछ कहा भी नहीं। स्ट्रेंज। हाँ, माया चाहते हुए बोली। अरे माया, इसी बात की तो प्रॉब्लम है। गौरी बोली, क्या प्रॉब्लम? माया बोली। साथ ही सुमन और मयंक भी उसके बोलने का इंतजार करने लगे। अरे इसी बात का तो रोना है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके मन के खिलाफ कुछ हो और गुस्सासुर का गुस्सा ना बाहर आए। ये तूफान के पहले की भी तो शांति हो सकती है ना। गौरी मुंह बनाकर बोली। मयंक उसे और डराते हुए बोला, हाँ गौरी, शायद तुम सही कह रही हो सकता है इतने लोगों के बीच तुम पर गुस्सा उतारना नहीं चाह रहे हो। सोचा होगा कि तुम तो अब इसी घर में रह रही हो, तो बाद में भी तो तुम्हें सबक सिखाया जा सकता है। ये सुन डर के मारे गौरी का गला सूखने लगा, माथे पर पसीना आ गया। सच्ची मयंक जी, वो ऐसा कर सकते हैं? गौरी घबराते हुए बोली। हाँ गौरी, बिल्कुल कर सकते हैं। मयंक बोला, अब तो हम गए, हमें कोई नहीं बचा सकता। अब हम क्या करें? गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली। मयंक को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसे घबराया हुआ देख मयंक ने वहीं घूम रहे वेटर की ट्रे से ठंडाई का ग्लास उठाया और गौरी को थमाते हुए बोला, डोंट वरी गौरी, ये लो ठंडाई पियो और शांत रहो। गौरी ने ठंडाई का ग्लास मुंह से लगाया और एक ही बार में पूरा ग्लास खाली कर दिया। ये वेटर वही था जिसे एनी ने पैसे दिए थे और जो गौरी के लिए ही भांग और वाइन वाली ठंडाई लेकर वहीं आसपास घूम रहा था। चिल गौरी, ज्यादा टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ। ओके सो जस्ट चिल। मयंक अपनी हंसी छिपता हुआ सुमन का हाथ पकड़ वहां से चला गया। गौरी वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद उसे लगने लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। आंखों के आगे सब धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। गौरी अपनी आंखें मली और फिर से देखने लगी, ये हमें सब कुछ दो दो क्यों नजर आ रहा है। गौरी आंखों को बड़ा बड़ा कर देखने लगी। उसे अब भी आसपास सब धुंधला और दो दो दिखाई दे रहे थे। उसने शिव को देखा तो वो भी उसे दो दो नजर आ रहा था। ये ठाकुर साहब भी हमें दो दो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दूर खड़ी अनी ने जब गौरी को ऐसे झूमते हुए देखा तो वो समझ गई कि गौरी पर भांग का नशा चढ़ गया है। वो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, अब आएगा मजा, जब इस मिडिल क्लास लड़की का सबके सामने मजाक बनेगा और इसके तमाशे के तंग आकर गुस्से में शिव खुद एक बार फिर इसे घर निकाल बाहर करेगा। बहुत उड़ रही थी ना गौरी, अब उड़ो। एपिसोड 94। भांग के नशे में। गौरी भांग और वाइन के नशे में झूम रही थी और एनी उसे देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कुछ सोच एनी शिव के पास गई और बड़ी अदा से उसका नाम लेकर बोली, ओ शिव, तुमने तो मुझे होली विश भी नहीं किया। शिव ने उसकी ओर देखा और बिना किसी भाव के बोला, हैप्पी होली। अरे ये क्या ऐसे सूखे सूखे होली विश कर रहे हो? तुम्हें तो कलर लगा नहीं सकते, तुम ही मुझे लगा दो। एनी ने शिव के आगे अपनी हथेली करके कहा जिसमें रंग था। उसने गौरी की ओर देख कुटिलता से मुस्कुरा दिया। शिव ने अपनी एक आईब्रो उठाकर एनी को देखा जैसे पूछ रहा हो, व्हाट द हेल। एनी संभलते हुए बोली, शिव प्लीज, त्योहार है, तुम इतना सा भी नहीं मान सकते। गौरी ने जब एनी ऐसे देखा तो वो नशे बड़बड़ाते हुए बोली, ये छिपकली फिर ठाकुर साहब से चिपक गई। और ये क्या, ठाकुर साहब उसे रंग लगा रहे हैं? गौरी ने अपनी आंखों को दोबारा मला और ध्यान से देखने की कोशिश करते हुए बोली, ठाकुर साहब हमारे सिवा किसी और को रंग नहीं लगा सकते। हम शिव की गौरी हैं तो शिव किसी और को रंग नहीं लगा सकते। ये घोर पाप है, हम अभी जाकर रोकते हैं। गौरी बड़बड़ाते हुए फिर से शिव की ओर चल दी। एनी हथेली आगे किए अभी खड़ी थी और शिव को विनती भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन शिव उसे घूरे जा रहा था। शिव को एनी का ये अंदाज बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। एनी कुछ और बोलती उसके पहले ही गौरी उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। शिव ने चौंक उसे देखा, लेकिन गौरी ने पीछे खड़ी एनी को धक्का दिया और शिव की ओर घूम बोली, खबरदार जो इस छिपकली को रंग लगाया तो। गौरी की इस हरकत से एक बार फिर सभी हैरान हो गए। शिव उसे ही घूर रहा था। गौरी उसे देखते हुए बोली, आप जब ऐसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हमें घूरते हैं ना, ऐसे ऐसे। गौरी ने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर दिखाया। शिव ने उसे सवालिया नजरों घूरा कि गौरी कहना क्या चाहती है।
गौरी तुरंत उसके ओर उंगली करके बोली, हाँ ऐसे ही। तो जब आप ऐसी आंखें करके हमें घूरते हैं ना तो आप ना हमें बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी इन नशीली आंखों में डूब जाने का मन करता है। ये सुन मयंक की तो हंसी छूट गई। शिव ने उसे घूरा तो वो चुप हो गया। एनी उठकर गौरी के पास आए और बोली, गौरी क्या किया तुमने? मुझे धक्का क्यों दिया? तुम में तमीज नहीं है। गौरी उसे चुप कराते हुए बोली, श श श श चुप चुप, यू छिपकली, जब देखो तब इनसे चिपकती रहती हो। तुम दूर रहकर बात नहीं कर सकती। ये सुन माया एकदम से खुश होते हुए बोली, वाह गौरी, टू गुड। जिज्ञासा ने माया को आंख दिखाकर चुप रहने के लिए कहा तो माया मुंह बनाने लगी। गौरी माया की ओर देख सिर झुकाकर बोली, थैंक यू। तो मैं कहाँ थी? हाँ यहाँ। गौरी ने एनी को दूर करते हुए कहा, यू छिपकली तुम दूर हो जाओ इनसे। वो फिर से शिव की ओर देख बोली, और आप? क्या दीवार है जो इस छिपकली को खुद से चिपकाते रहते हैं? दूर नहीं कर सकते। जिज्ञासा ने यशोदा से कहा, माँ गौरी को क्या हो गया? ये ऐसे बात क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा, यशोदा बोली। माँ मैं जाकर देखती हूँ। जिज्ञासा जाने लगी। यशोदा जी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, रहने दो जिज्ञासा, ये उन दोनों के बीच की बात है, खुद ही निपटने दो। माँ लेकिन शिव गुस्सा हो जाएगा और कहीं कुछ सुना ना दे गौरी को। नहीं होगा, तुम बस चुपचाप मजा देखो। यशोदा मुस्कुराते हुए बोली, माँ आजकल आप ना बहुत कुछ अलग करने और सोचने लगी हो। जिज्ञासा उन्हें देखते हुए बोली। इस पर यशोदा हौले से मुस्कुरा दी। उन्हें भी बहुत मजा आ रहा शिव को ऐसे गौरी से डांट खाते देख। गौरी झूमते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे आप तो मुझे दो दो दिखाई दे रहे हैं। लगता है मैंने चश्मा नहीं लगाया। चश्मा? शिव हैरानी से बोला, क्योंकि गौरी को चश्मा है ही नहीं। हाँ चश्मा, बिना चश्मे के आप हमें दो दिखाई दे रहे हैं। चश्मा लगा ले तो शायद एक ही नजर आए। गौरी उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, गौरी क्या बकवास है ये, बंद करो ये ड्रामा। शिव गुस्से से बोला। गौरी रोनी शक्ल बनाकर रोते हुए बोली, आप हमें डांट क्यों रहे हैं? आप दो हैं तो क्या आप दोनों ही हमें डिटोगे? मयंक को ये देख बहुत हंसी आ रही थी और शिव को उतना ही गुस्सा। सुमन ने गौरी के पास जाना चाहा लेकिन मयंक ने उसे जाने नहीं दिया। माधव भी प्रतीक्षा के साथ खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन इस बार उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो भी औरों की तरह आज तमाशबीन था। शिव गौरी को चुप कराते हुए बोला, गौरी गौरी चुप हो जाओ। गौरी रो क्यों रही हो? क्योंकि आपने हमें डांटा। जो आपसे प्यार करे उसे डांटते नहीं है बल्कि उसे तो प्यार करते हैं। ऐसे गौरी अपना चेहरा एकदम से शिव के करीब ले आई। सबकी नजरें उन दोनों पर ही थी। सब आंखें फाड़े गौरी को देखने लगे। शिव ने गौरी को तुरंत खुद से दूर किया और बोला, गौरी बिहेव। क्या कर रही हो? गौरी ने उसकी आंखों में देखा और आंखों को बड़ा बड़ा कर एक जोर की हिचकी ली। शिव को उसकी आंखें देख उस पर कुछ शक हुआ। वो उसके करीब जाकर सूंघने लगा। गौरी तुमने शराब पी है? शिव ने पूछा। गौरी ने तुरंत अपनी चुटकी से गर्दन को छूकर कहा, हम शराब नहीं पीते सच्ची। शराब तो आप पीते हैं। ये सुन माधव जोर से हंस पड़ा। शिव ने उसे घूरा। गौरी तुमने क्या पिया बताओ? शिव ने उसे पड़कते हुए कहा। वो झूमते हुए बोली, हमने तो कुछ नहीं, और जोर से हिचकी लेकर हंस दी। मयंक शिव के पास आया और बोला, मामू उसने ठंडाई पी थी। आई गैस उसमें भांग थी। शिव ने मयंक को घूरा और कहा, सिर्फ भांग ही नहीं बल्कि उसमें वाइन भी थी। गौरी के पास से अल्कोहल की भी स्मेल आ रही है। किसने किया ये सब? मयंक नीचे सिर किए बोला, आई डोंट नो मामू। हमने किसी ने भी जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ है। गलती से नहीं मयंक, किसी ने जानबूझकर इसे वो ठंडाई पिलाई है जिसमें वाइन भी थी। अभी अभी इसका ऑपरेशन हुआ है। इसकी सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं है। शिव गुस्से से बोला। शिव को गुस्से में देख माधव ने सत्यवीर को इशारा किया तो सत्यवीर ने शिव को शांत कराते हुए कहा, शिव शांत हो जाओ, ये सब हम बाद में भी देख लेंगे। अभी तुम गौरी को उसके रूम में ले जाओ। शिव ने सत्यवीर को देखा तो उन्होंने इशारा कर आसपास देखने को कहा। वहां खड़े मेहमानों को देख शिव बिना कुछ कहे गौरी का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाने लगा। अरे छोड़िए हमें नहीं जाना कहीं, हमें यहीं रहना है। गौरी उससे हाथ छुड़ा फिर से भागने लगी। शिव ने फिर से उसकी कलाई पकड़ अपनी ओर किया और उसे गोद में उठा लिया। गौरी नीचे उतरने के लिए मचलने लगी। गौरी चुपचाप चलो अंदर, अगर जरा सा भी शोर मचाया ना तो थप्पड़ पड़ेगा। शिव ने उसे घूरते हुए कहा। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, थप्पड़ से डर नहीं लगता ठाकुर साहब, प्यार से डर लगता है। ये सुन शिव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख गौरी बड़े प्यार से उसके गले में बाहें डाल बोली, हाय आप मुस्कुरा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। इतना सुनते ही शिव ने फिर से चेहरा सख्त कर लिया। गौरी मुंह बनाकर बोली, अब तो खड़ूस मैथ्स के टीचर लग रहे हैं। ये सुन शिव को हंसी आ गई लेकिन उसने अपनी हंसी होठों में ही दबा ली। शिव ने गौरी को उसके कमरे में लाया और बेड पर बैठाते हुए बोला,
तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाता हूँ। शिव जाने लगा कि गौरी ने उसकी कलाई पकड़ ली। शिव ने पलटकर उसे देखा। गौरी उठकर उसके पास आए और बोली, हमने आपको रंग लगाया, आपको बुरा लगा? शिव ने ना में गर्दन हिला दी। गौरी मुंह बना के बोली, लेकिन हमें लगा। पूछिए क्यों? अरे पूछिए ना, क्यों? शिव ने पूछा, क्योंकि आपने हमें रंग नहीं लगाया। आपको पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि आप हमें रंग लगाए। लेकिन आप तो उस छिपकली यानी को रंग लगा रहे थे। बोलिए ना, क्यों लगा रहे थे आप उसे रंग? आप मेरे शिव हैं ना? गौरी के शिव तो अपनी गौरी के होते हुए किसी और को कैसे रंग लगा सकते हैं, बोलिए? इस समय गौरी के चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि शिव को उस पर गुस्से की बजाय प्यार आ रहा था। गौरी आगे बोली, वो चुड़ैल आपको रंग लगाती उसके पहले ही हमने उसे धक्का दे दिया। ही गौरी बच्चों की तरह ताली बजाने लगी। शिव हल्के से मुस्कुराया। उसे मुस्कुराता देख गौरी बोली, अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप हमें रंग लगाए। मेरे पास इस रंग नहीं है गौरी अभी, शिव ने सहजता से कहा। गौरी ने इधर उधर देखा, फिर शिव की तरफ जिसके चेहरे पर अभी भी गौरी का उड़ेला हुआ रंग लगा था। गौरी ने तुरंत शिव को अपनी ओर खींचा और उसके गालों से अपने गाल सटाकर बोली, ये लो रंग गए हम आपके रंग में। शिव कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। गौरी की नर्म छुअन के एहसास से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। गौरी ने ऐसा दूसरे गाल से भी किया और एकदम से शिव के गले लग बोली, हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और इस जन्म में तो ये एहसास नहीं मिटने वाले। ये सुन शिव अपने होश में आया और उसे खुद से अलग कर बोला, गौरी आराम करो, मैं आता हूँ। शिव जाने लगा, लेकिन गौरी ने एक बार फिर उसका हाथ थाम लिया और उसके आगे खड़े होते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर? उस छिपकली के पास? नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। आपको पता है वो बहुत गंदी है। उसने ना हमें चैलेंज किया है कि वो आपको हमसे छीन लेगी। लेकिन उसे क्या पता कि प्यार छीनने से नहीं मिलता। हमने भी उससे कह दिया कि हम आपको पाना नहीं, आपकी हो जाना चाहते हैं। लेकिन जब जब हम आपको उसके करीब देखते हैं ना तो हमें यहाँ दुखता है। उसने शिव का हाथ पकड़ अपने सीने के बाएं ओर रख लिया। शिव हड़बड़ा गया, लेकिन गौरी उससे देखते हुए बोली, बहुत दुखता है। बोलिए ना, क्यों दुखता है यहाँ? उसकी आंखें नम थी। शिव ने उसकी आंखों में हैरानी से देखा और संभलते हुए तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। शिव के लिए ये बातें बिल्कुल नई थी। ये जानकर उसे भी बहुत हैरानी हुई कि गौरी और एनी में उसे लेकर इतनी बहस हो चुकी है। गौरी फिर उदास होते हुए बोली, लेकिन आपको तो मैं अच्छी नहीं लगती। क्या आपको मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? बोलिए ना, क्यों अच्छी नहीं लगती मैं? बोलिए ना, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं? क्या मुझ में कोई कमी है? क्यों नहीं पसंद मैं आपको? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। ये देख शिव ने उसके आंसू पोंछे और उसे फिर से सीने से लगा लिया। गौरी शांत हो जाओ, रोना बंद करो गौरी, शिव ने उसे शांत कराया। गौरी शिव से अलग हुई और उसके चेहरे को देख बोली, बोलिए आपको हम पसंद नहीं? नहीं अच्छे लगते हम आपको? नहीं गौरी, ऐसी बात नहीं है, अच्छी लगती हो तुम मुझे, शिव बोला। गौरी खुश होते हुए बोली, सच्ची? शिव ने हाँ में सिर हिलाया। ये देख गौरी अपनी दोनों बाहें फैलाकर खुशी से बोली, हम ना आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। इतना सारा? हाँ, इतना सारा। गौरी नशे में कुछ भी कर रही थी। शिव उसकी बच्चों सी मासूमियत देख मुस्कुराया। गौरी ने उसे बहुत प्यार से देखा और अचानक अपने पंजों पर खड़े होकर शिव के होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके नर्म होठों की गर्माहट शिव को अंदर तक छू गई। वो अवाक सा खड़ा गौरी को देखता रहा। गौरी उससे अलग हुई और उसके सीने लगकर बोली, आई लव यू ठाकुर साहब, आई लव यू, हम सिर्फ आपके होना चाहते हैं। उसकी आवाज़ सुन शिव जैसे होश में आया, उसने तुरंत गौरी को खुद से दूर कर बिस्तर पर लिटा दिया। गौरी की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन नशे में भी वो वही 3 शब्द बदल रही थी, आई लव यू ठाकुर साहब, आई लव यू। गौरी के कमरे से निकल शिव अपने कमरे में आया। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो क्यों गया गौरी के इतने करीब? वो आईने के समाने खड़ा हुआ और हाथ खुद ब खुद अपने होठों पर आ गए, जिन पर अब भी गौरी के होठों की गर्माहट का एहसास था। शिव के चेहरे पर मुस्कान चली आई। उसके कानों में गौरी के आखिरी शब्द, आई लव यू ठाकुर साहब, आई लव यू, गूंजने लगे। एपिसोड 95, शिव का गिल्ट। शिव अपने कमरे में गुस्से में बैठा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों गया गौरी के इतने करीब। वो खुद से ही बोला, क्या जरूरत थी मुझे उसके इतने करीब जाने की? नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। वो तो नशे में थी, लेकिन मैं कैसे अपने होश खो बैठा? मुझे उसके इतने करीब जाना ही नहीं चाहिए था। शिव आईने के सामने खड़ा हो गया। उसे आईने में बार बार गौरी का किस करना याद आ रहा था। उसके नर्म होठों की गर्माहट अब भी उसके होठों पर थी। उसके हाथ अनायास ही अपने होठों पर चले गए। गौरी ने तो अनजाने में ही उसे किस कर दिया, लेकिन वो छुअन शिव को अंदर तक छू गई। पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया था वो इस समय अपने अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था।
जब उस लड़ाई में अपनी ही हार महसूस होने लगी तो उसने हमेशा की तरह ही शराब की बोतल मुंह से लगा ली और नशे में चूर होकर सो गया। सुबह जब गौरी की आंखें खुली तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। गौरी अपना सिर पकड़कर बोली, महादेव, ये हमारे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी सुमन ने अंदर आते हुए कहा, ये ले, नशा उतर गया हो तो ये नींबू पानी पी ले। सुमन के हाथ में नींबू पानी का ग्लास था। गौर उसे देख नासमझी से बोली, नशा? कैसा नाश? सुमन उसे देखते हुए बोली, तो मैडम आपको सच कुछ याद नहीं है? गौरी बिस्तर से उठते हुए बोली, मुझे सच में नहीं, कुछ नहीं याद। बता ना क्या हुआ और हमने नशा कब किया? सुमन उसे बैठाते हुए बोली, पहले तू बैठ जा, सब बताती हूँ। ये ले नींबू पानी पी, तुझे अच्छा फील होगा। गौरी ने ग्लास उठा लिया और एक ही बार में सारा पानी खत्म करते हुए बोली, अब बता जल्दी, क्या किया हमने? सुमन मुस्कुराते हुए बोली, कल तूने भांग वाली ठंडाई पी ली थी गलती से, और उसके बाद तो तूने। गौरी बेसब्री से बोली, उसके बाद क्या किया हमने, बताना। सुमन उसे शांत कराते हुए बोली, अरे तो बता तो रही हूँ। तो सुन, कल तूने भांग के नशे वो हंगामा किया कि बस मजा आ गया। क्या क्या कर रही थी? गौरी बीच में ही बोली, और वो कहाँ थे? सुमन उसे देखते हुए बोली, कौन, तेरे ठाकुर साहब? गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया। सुमन आगे बोली, अरे उन्हें तो तूने इतना परेशान किया कि क्या कहें। पहले तो तूने उन पर रंगों की पूरी थाली उड़ेल दी। गौरी तुरंत बीच में बोली, सुमन वो याद है हमें, वो हमने उन्हें उस छिपकली यानी से बचाने के लिए किया था। वो उन्हें रंग लगाने जो जा रही थी, तो हमने सोचा उसे क्यों रंग लगाने दे, ये अधिकार तो हमारा है, तो बस उड़ेल दिया सारा रंग उन पर। ये सुन सुमन मुस्कुराने लगी और उसे देखते हुए बोली, उसी छिपकली को तूने अपने ठाकुर साहब से दूर करने के लिए धक्का दे दिया था और वो जाकर गिरी सीधा जमीन पर। ये सुन गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, क्या सच में मैंने ऐसा किया? इस पर सुमन ने सिर हिला दिया। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और बोली, हे महादेव। सुमन उसे देख मुस्कुरा रही थी। वो आगे बोली, अरे अभी क्यों महादेव को याद कर रही हो? पहले पूरी बात तो सुन लो, तुमने सर के साथ क्या किया ये बताऊं। ये सुन गौरी उसकी दोनों बाहें पकड़ विनती भरे स्वर में बोली, जल्दी बता ना सुमन, कहीं हमने उनके साथ कहीं कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी? इस पर सुमन हल्के से हंसी और बोली, बदतमीजी छोड़, तूने तो पूरा रायता फैला दिया था। अच्छा खासा तमाशा बन गया था, फुल ऑन ड्रामा। तू उन्हें सबके सामने डांट रही थी। ये सुन घबराहट के मारा गौरी के हाथ पांव फूल गए। वो मन ही मन बोली, ये भोलेनाथ बचा लेना मुझे उन शिव के प्रकोप से। सुमन उसकी हालत देख मुस्कुराए और बोली, अरे तू तो अंदर जा ही नहीं रही थी, वो तो गोद में जबरदस्ती तुझे उन्हें उठाकर ले जाना पड़ा। गौरी फिर से आंखों को बड़ा बड़ा कर बोली, वो हमें सबके सामने, सबके बीच से अपनी गोद में उठाकर ले गए। सुमन बेपरवाही से बोली, हाँ और क्या, अब क्या तुझे मयंक जी उठा के ले जाते? इस पर गौरी तुरंत बोली, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, इसका मतलब है हमने इसके अलावा और कोई बदतमीजी नहीं की ना उनके साथ। गौरी ने बड़ी आस से सुमन की ओर देखा। सुमन ने उसे देखना में गर्दन हिलाई मगर अगले ही पल एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, लेकिन यहाँ से कमरे में जाने के बाद तुमने क्या क्या किया ये तो किसी को नहीं पता। अब ये बातें या तो तेरे ठाकुर साहब जाने या फिर तू। गौरी मुंह बनाकर बोली, वही तो कुछ याद जी नहीं आ रहा। पिछली बार तो नशे में जो भी हुआ वो हमने बाद में याद कर लिया, लेकिन इस बार कुछ भी याद नहीं आ रहा। धुंधला सी तस्वीरें भी नहीं बन रही आंखों के आगे। सुमन को फिर से एक शरारत सूझी और वो आंखों को मटकाते हुए बोली, गौरी पिछली बार तो तूने नशे में उनके गाल पर किस किया था, कहीं इस बार नशे में उनके होठों पर तो किस? सुमन ने इतना बोल बात को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन ये सुन गौरी की आंखें और बड़ी बड़ी हो गई और हाथ अपने आप होठों पर आ गए। सुमन उसे देख बोली, क्या हुआ, कुछ याद आया? कहीं सच में तो तूने ऐसा नहीं किया? गौरी ने उसकी ओर देखा, जो उसे देख मुस्कुराते हुए अपनी भवें उचका रही थी। गौरी तुरंत संभलते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें सब याद है, हाँ सब याद है। सुमन फिर से उसे छेड़ते हुए बोली, गौरी मुझे यकीन दिला रही हो या खुद को? गौरी ने उसे देखा, उसकी मुस्कान देख गौरी समझ गई कि वो उसे छेड़ रही है। गौरी ने उसके सिर पर हल्की से एक चपत लगाते हुए बोली, ना हम खुद को यकीन दिला रहे हैं ना तुम्हें, बस ये सोच रहे हैं कि कल की बदतमीजी की माफी कैसे मांगे उनसे, उनको बहुत परेशान किया हमने। सुमन फिर शरारत से बोली, और कैसे परेशान किया, जरा डिटेल में बताना। ये सुन गौरी उस पर हाथ उठाते हुए बोली, रुक अभी बताती हूँ तुझे डिटेल। नहीं मानेगी ना तू? गौरी सुमन के पीछे उसे मरने के लिए भागी। सुमन बाहर जाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन बाद में सब सुनूंगी। और हाँ, तेरे ठाकुर साहब इस समय घर पर नहीं है, सुबह जल्दी ही ऑफिस चले गए। सुमन चली गई और गौरी खुद से मुंह बनाकर बोली, कैसे है ये?
उठते ही ऑफिस कौन जाता है? महादेव, कैसे कटेगी इनके साथ हमारी जिंदगी? अब ऑफिस जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। गौरी सोचने लगी, फिर एकदम से चुटकी बजा के बोली, अरे ऑफिस तो अब जा ही सकते हैं, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और वैसे भी माँ जी ने होली तक ही तो रुकने के लिए कहा था, अब हम अपने घर भी जा सकते हैं। गुड आइडिया गौरी, ऑफिस जाकर जी उनसे माफी मांग। वैसे भी घर में तो तुझे मिलते नहीं और उनके गुफानामा कमरे में तू जा नहीं सकती। गौरी ने खुद से फैसला कर लिया कि वो ऑफिस जाकर ही शिव से माफी मांगेगी। उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और रेडी होने वॉशरूम में चली गई। एपिसोड 96। गौरी ऑफिस में। गौरी खुशी खुशी ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर उसे सुमन मिल गई। वो गौरी को देख बोली, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? ये हमारा भी ऑफिस है। गौरी बोली। सुमन उसका हाथ पकड़ बोली, लेकिन तुझे आराम करना चाहिए था ना, तू ऐसे कैसे आ गई? गौरी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अरे हम ठीक हैं। तुम ये बताओ, ठाकुर साहब ऑफिस में हैं या कहीं बाहर गए हैं? सुमन उसे देखते हुए बोली, तू सर के बारे में क्यों पूछ रही है? गौरी मुंह बनाकर बोली, सुमन कितना सवाल करने लगी हो तुम, जो पूछा है उसका जवाब दो ना। सुमन उसे घूरते हुए बोली, ऑफिस में ही है, अपने केबिन में होंगे। गौरी खुशी से उसके दोनों गाल छूकर बोली, थैंक यू सुमन। इतना बोल गौरी तेजी से लिफ्ट की ओर चली गई। सुमन उसे देखते हुए बोली, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है, उसकी रक्षा करना महादेव ये सर से मिलने जा रही है, कहीं कल की हरकतों से भड़क ना जाए इस पर। सुमन ने अपना सिर झटका और अपनी डेस्क पर बैठ अपना काम करने लगी। गौरी ऊपर 10th फ्लोर पर पहुंची। ऑफिस में उसे देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। गौरी सभी से बड़े प्यार से मिली। विक्रम उसके पास आकर बोला, वाह गौरी, तुम्हारे तो बड़े ठाठ हैं, सुना है तुम आजकल सर के ही घर में रह रही हो। उसके बोलने के लहजे में तंज भी था, जिसे गौरी तो समझ गई लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जेनी भी उसके कंधे पर हाथ रख बोली, अब तो ठीक लग रही हो तुम। तो क्या अब तुम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओगी या सर के ही घर पर रहने का इरादा है? जेनी ने टोंट मारते हुए कहा, जिसे सुन जूही के साथ साथ सभी मुस्कुराने लगे। गौरी ने उन सब की बातों को इग्नोर किया और सीधा शिव के केबिन की ओर बढ़ गई। इस समय उसे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह कंट्रोल कर वो सीधा शिव के केबिन में घुस गई। लेकिन शिव के केबिन में नहीं था। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई, शिव कहीं नहीं था। कहाँ चले गए? लगता है रेस्ट रूम में होंगे, गौरी ने कहा और वहीं रखे काउच पर बैठ गई। लेकिन जब कुछ देर बाद शिव केबिन में नहीं आया तो गौरी ने खुद ही अंदर जाने का सोचा। वो धीरे से दरवाजा खोल अंदर चली गई। वहां जाकर देखा तो शिव सोफे पर सिर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था। उसे हल्की नींद आए हो शायद, रात भर का परेशान अब जाकर थोड़ा सुकून में था। गौरी की नजरें जब शिव पर गई तो वो उसे देखते हुए उसके पास आई। वो उसके चेहरे को बहुत प्यार से देखने लगी। वो मन ही मन बोली, ये सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन जब जागेंगे तो राक्षस रूप धर लेंगे। कोई कह सकता है ये इंसान इतना गुस्से वाला भी हो सकता है। गौरी ने हल्के से मुस्कुराए और शिव की ओर हल्का झुकते हुए उसके माथे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से पीछे करने लगी। उसकी उंगलियों की छुअन से शिव की आंखें खुल गई। उसने गौरी को खुद के इतने करीब पाया तो एक पल को चौंक गया और उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे पूछना चाहता हो कि वो यहाँ क्या कर रही है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखों के सामने फिर कल रात का दृश्य आ गया। गौरी का उसे किस करना याद आया। उसके कान गर्म हो गए, बदन में अजीब सी सिहरन होने लगी। वो एकटक गौरी को देखने लगा। उसे अब लगा कि वो शायद गौरी को इमेजिन कर रहा है, क्योंकि सुबह से कई बार उसके साथ ऐसा हो चुका है। उसने बड़ी प्यार से हाथ बढ़ा उसके गाल को छुआ। इस प्यार भरे एहसास ने गौरी को अंतस तक छुआ। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। शिव उसकी ओर बड़ी कशिश से देखते हुए बोला, क्यों आ जाती हो बार बार मेरे सामने ऐसे? ये सुन गौरी ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। शिव आगे बोला, तुम्हें कहा ना कि मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम मानती ही नहीं। सुबह से बार बार मेरे सामने आ रही हो, कभी मेरे कमरे में, मेरी अलमारी में, बाथरूम में, बालकनी में, हर जगह तुम ही दिखती हो मुझे। उसकी बातें सुन गौरी मन ही मन बोली, हम इनके सामने इतनी बार आए और हमें ही पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है ठाकुर साहब हमें इमेजिन कर रहे हैं। कोई नहीं, गौरी चुपचाप सुनती रह कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। शिव उसके गाल को अभी भी छुए हुए ही था। वो आगे बोला, तुम जो जिद कर बैठी हो वो पूरी नहीं हो सकती। कैसे समझाऊं तुम्हें? अपनी ये जिद छोड़ दो गौरी, छोड़ दो। इस पर गौरी तुरंत बोली, क्यों नहीं हो सकती? शिव उसकी आवाज सुन हैरान हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन गौरी ने उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखी और उसकी हथेली थामते हुए बोली, क्यों नहीं हो सकता? बोलिए, क्या हमारी जिद गलत है? प्यार करना गलत है? बोलिए बोलिए ठाकुर साहब। ये बोल गौरी शिव की हथेली चूम ली। गौरी उसे एकटक देखे जा रही थी।
अब भी उसकी आंखों में उलझा शिव भी उनमें खो खोकर गौरी के करीब आने लगा। उसे एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसकी सांसें गौरी को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। वो गौरी की आंखों में देखते हुए उसके होठों के करीब आने लगा। गौरी की आंखें अपने आप बंद हो गई और धड़कनें बढ़ने लगी। शिव उसके चेहरे को बहुत कशिश से देखने लगा। इसके पहले कि वो गौरी के और करीब आता उसे जैसे होश आया कि वो क्या करने जा रहा है। वो गौरी से दूर हुआ और गुस्से से बोला, गौरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने चौंक कर आंखें खोल ली। उसने देखा कि शिव उसे दूर खड़ा उसे गुस्से में घूरे जा रहा है। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शांत ही रही। शिव के गुस्से की तो अब उसे आदत हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि गौरी सहम गई। शिव उसे देखते हुए आगे बोला, मना किया था ना कि मेरे करीब मत आना। फिर क्यों आए तुम मेरे करीब? तुम्हारी समझ नहीं आता। अरे कम से कम मेरी और अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। तुम्हारे भेजे में ये बात क्यों नहीं आ रही कि तुम मुझसे बहुत छोटी हो? तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं और मेरे लिए प्यार व्यार इन सब फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी उम्र में ये आकर्षण होना आम बात है, लेकिन संभालो अपने आप को, यूं भावनाओं में बहना ठीक नहीं। ये सब कच्ची उम्र का पागलपन होता है। फिर भी तुम बार बार मेरे करीब आ जाती हो। कुछ तो शर्म करो। शिव ने जैसे ही इतना कहा तो गौरी एकदम अपनी हथेली दिखाकर उसे रोकते हुए अपनी तेज आवाज में बोली, बस मिस्टर सिंह बस। गौरी ने ये इतने गुस्से में कहा था कि शिव भी सहम गया। गौरी की आंखें लाल और आंसुओं से भरी थी। वो गुस्से से कांप रही थी। गौरी उसके पास आए और आगे बोली, अब एक शब्द और नहीं। बहुत सुन लिया आपकी, बहुत अपमान कर लिया आपने हमारा और हमारे प्यार का, लेकिन अब और नहीं। हमारा प्यार और हमारी भावनाएं पवित्र हैं, इन्हें अपने शब्दों से दूषित करने का आपको कोई हक नहीं है। आपको ये हमारी उम्र का आकर्षण लगता है, तो आपको बता दूं कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, ये तो बस हो जाता है जब जिससे होना है। आकर्षण और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम आपकी ओर आकर्षित नहीं होते तो आपको पसंद नहीं करते, और पसंद नहीं करते तो प्रेम नहीं करते। लेकिन ये वो आकर्षण नहीं जो आप समझ रहे हैं। उस आकर्षण में हमें किसी को पाने की लालसा होती है, लेकिन हम आपको पाना नहीं, आपकी हो जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात आप समझ नहीं पा रहे। अगर ये वो आकर्षण होता जिसकी बात आप कर रहे हैं तो दुनिया में मर्दों की कमी नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि हम उम्र में छोटे हैं तो बहुत आसानी से किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बस हमारी एक नज़र की देर है। मर्दों को लाइन लगा देंगे हम। गौरी ने जैसे ही ये कहा, शिव की मुठियां कस गई और उसकी गुस्से से भरी आवाज आई, शट अप गौरी, जस्ट शट अप। बंद करो ये बकवास, मत कहो ये सब, जस्ट शट अप। इस पर गौरी ने एक तंज भरी मुस्कान से कहा, क्यों नहीं सुन पा रहे ना? तो सोचिए हमने कैसे सुना। आज आपने हमारी आत्मा को छलनी किया है, हमारे प्रेम को आकर्षण का नाम देकर गाली दी है, हमारी भावनाओं को। अगर आपके प्रति आकर्षण होता तो यूं आपके आगे ना गिड़गिड़ा रहे होते। लेकिन क्या करें इस दिल का जो आपको देख के ही धड़कता है, आपके सिवा किसी और को नहीं चाहता। आपके ना होने के ख्याल से ही धड़कने रुक सी जाती हैं। आपके होने के एहसास से ही इस दिल को सुकून मिलता है। यहाँ तक कि आपके गुस्से, आपकी डांट, आपकी परवाह से, आपकी हर बात से हमें प्यार है। लेकिन आप क्या जानो इन एहसासों को। हम अब तक एक पत्थर से अपना सिर फोड़ रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने, और भीख नहीं मांगेंगे आपसे प्यार की। क्या चाहते हैं आप? आपसे दूर हो जाएं तो हो जाएंगे दूर आपसे। अब कभी सामने नहीं आएंगे, चली जाएंगे दूर आपसे, आपकी जिंदगी से। लेकिन अब और अपने प्यार का अपमान नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। गौरी ये बोलते बोलते जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। शिव को उसे ऐसे रोता देख बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने उसको कंधे से पकड़कर उठाना चाहा, तभी गौरी ने उसके हाथ को झटक कर कहा, हाथ मत लगाना हमें, दूर, हमसे दूर। शिव ने अपने हाथ पीछे कर लिए। कुछ देर उसे यूं ही रोते देखता रहा। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो केबिन के बाहर आ गया। एपिसोड 97। शिव गौरी को केबिन में रोता छोड़ बाहर आ गया। कल जो गौरी ने बेहोशी के हालत में किया, शिव वही आज पूरे होश में करने जा रहा था। उस पल में जाने ऐसा क्या था जो शिव बहकने लगा था। शिव सीधा लिफ्ट में आया। उसे अपने ही कहे शब्दों पर गुस्सा आने लगा। गौरी का आंसुओं से भरा चेहरा उसके सामने आने लगा। उसकी मुठियां बंद गईं। तू इतना नीचे कैसे गिर गया शिव? इतनी घटिया बात तुमने उससे कही कैसे? ये बोल शिव ने एक जोर का मुक्का लिफ्ट के शीशे पर दे मारा। शीशा टूट गया। उसकी उंगलियां जख्मी हो गई, आंखों में नमी आ गई। अपने आस्तीन से अपने आंसू साफ कर वो लिफ्ट से बाहर आया और ड्राइवर से चाबी ले गाड़ी लेकर निकल गया। गौरी ने कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू पोंछे उठकर जाने लगी, मगर कुछ सोच टेबल के पास आई और एक पेन पेपर शिव ले लिए कुछ लिख पेपर वेट के नीचे दबा दिया। वो बाहर जाते हुए बोली, आप चाहते हैं ना कि हम आपसे दूर चले जाएं, तो जा रहे हैं हम आपसे दूर। अब रहना आप खुश, आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे हम।
गौरी केबिन से बाहर आई तो सभी उसे देख रहे थे। उसकी शक्ल देख सबने अंदाजा लगा लिया कि जरूर कुछ हुआ है। जेनी उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ गौरी, बड़ी उदास लग रही हो। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। जूही झूठी चिंता दिखाते हुए बोली, जेनी क्यों परेशान कर रही है, जरूर कुछ हुआ है, देखा नहीं सर कितने गुस्से में गए हैं यहाँ से। ये सुन जेनी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, ओ पुआ गौरी, इतना सब करने के बाद भी सर को पटा नहीं पाई। गौरी ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, क्या बकवास कर रही हो। तब विक्रम बीच में ही बोला, ओ गौरी, अब इतनी भी भोली नहीं कि मतलब ना समझो। सर को पटाने की जगह हम जैसे यंग हैंडसम बंदे को पटाने की कोशिश करती तो पट भी जाते। मेरी बात मानो, कहाँ तुम उनके चक्कर में पड़ी हो। गौरी ने गुस्से से उस पर हाथ उठाकर बोली, विक्रम अपनी बकवास बंद करो। लेकिन विक्रम ने उसका हाथ बीच में पकड़ उसका हाथ झटक के कहा, ये बकवास नहीं है मैडम, सच है। सारा ऑफिस जानता है कि तुम्हारे और सर के बीच क्या चल रहा है। हम सब इतने साल से इस ऑफिस में हैं लेकिन उनके केबिन तक नहीं पहुंच पाए और तुम तो सीधा उनके घर तक पहुंच गई, और क्या पता उनके कमरे तक पहुंच। विक्रम ने इतना ही कहा था कि एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ चुका था। उसने पलटकर देखा, वहां माधव खड़ा था और थप्पड़ भी उसी में विक्रम को मारा था। विक्रम गाल पर हाथ रखे माधव को देखने लगा। माधव उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि शिव को लेकर ये बकवास करो, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी लड़कियों को लेकर। तुम शायद भूल गए हो जिस ऑफिस में तुम खड़े हो वहां लड़कियों की इज्जत, उनका मान सम्मान फर्स्ट प्रायोरिटी है, और तुम इतनी बकवास कर गए। गौरी वही स्तब्ध सी खड़ी रो रही थी। माधव ने गौरी को एक नज़र देखा और बाकी लड़कियों को देख बोला, और तुम लड़कियां होकर भी दूसरी लड़की का अपमान होते देख रही हो। देख नहीं बल्कि उसमें साथ भी दे रही हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। माधव की डांट सुन सारी लड़कियां सिर झुकाए खड़ी थी। माधव गुस्से से बोला, तुम लोगों को जवाब शिव देगा। ये सुन जेनी तुरंत बोली, सर प्लीज, शिव सर को कुछ मत बताना वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। इस पर माधव बोला, अब नौकरी का ख्याल आया तुम लोगों को, जब गौरी का अपमान कर रहे थे तब नहीं आया नौकरी का ख्याल। माधव गौरी के पास आया और उसे देख बोला, तुम ठीक हो। गौरी ने कुछ नहीं कहा और रोते हुए वहां से चली गई। माधव भी परेशान सा उसे जाते हुए देखता रहा। माधव ने सबको डांटते हुए कहा, जाकर अपना अपना काम करो। सभी वहां से चले गए। माधव ने शिव केबिन में जाना चाहा लेकिन कुछ सोच उसके कदम लिफ्ट की ओर मुड़ गए। लिफ्ट में आकर उसने शिव को कॉल किया लेकिन शिव ने कॉल नहीं रिसीव किया। साला, जरूरत के समय कभी फोन नहीं उठाता, माधव ने गुस्से कहा और फोन को जेब के हवाले कर दिया। माधव खुद से ही बोला, कुछ हुआ है क्या जो गौरी को सब ऐसे सुना रहे थे, और ये शिव कहाँ चला गया, जब देखो तब छिप जाता है। माधव इस समय बहुत गुस्से में था। गौरी ऑफिस से बाहर आकर सिंह मेंशन ना जाकर सीधा अपने फ्लैट पर आई। बैग में जल्दी जल्दी अपने कपड़े रखे और बाहर आ गई। नीचे आकर उसने कैब ली और स्टेशन की ओर चली गई। दूसरी तरफ शिव शाम तक जब ऑफिस आया तो ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका था। सारा ऑफिस खाली था। उसी समय माधव का फोन आया। शिव कॉल रिसीव कर कहा, मैं ऑफिस में हूँ। इतना बोल शिव ने फोन काट दिया। माधव फोन को घूरते हुए बोला, काट दिया, पूरी बात भी नहीं सुनी। शिव जब केबिन में जाने लगा तो दरवाजे पर उसके के कदम ठिठके। सुबह जो कुछ हुआ उसे वो सब याद आने लगा। अंदर जाए या ना जाए इसी सोच से कुछ देर जूझने के बाद हिम्मत कर वो अंदर आया। केबिन में आते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। टेबल पर रखा पानी का ग्लास मुंह से लगाते ही उसकी वहां पड़े एक कागज पर गई जिस पर कुछ लिखा था। शिव कागज को उठाकर पढ़ने लगता है, हम जा रहे हैं, यही चाहते थे ना आप, तो देखिए आपकी बात मान ली, अब कभी आपके सामने नहीं आएंगे, अब खुश हो जाए, आपको परेशान करने के लिए अब नहीं रहेंगे हम, आप अपना ख्याल रखना। वैसे तो आप हमारी बात मानेंगे नहीं लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो शराब थोड़ी कम पीना क्योंकि नशे में आपको अपना भी होश नहीं होता और ज्यादा पीना सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। गुड बाय। आखिर में आपकी अपनी नहीं लिखूंगी क्योंकि आपने अपना समझा ही नहीं। हमेशा खुश रहना क्योंकि मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं आप। गौरी। लेटर पढ़कर शिव की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय वहां माधव आ गया। उसने शिव को ऐसे देखा तो पूछा, शिव क्या हुआ, तू परेशान क्यों है, और तुझे पता है आज ऑफिस में क्या हुआ। वो गौरी। माधव बोलते बोलते रुक गया। उसने शिव को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में आंसू देख हैरान हो गया। वो शिव से बोला, शिव क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू, ऐसा कौन सा दर्द है जिसकी वजह से मिस्टर हार्टस्टोन के भी आंसू आ गए। शिव ने बिना कुछ कहे उसे गौरी का लिखा लेटर थमा दिया। माधव ने लेटर पढ़ा, उसे शिव पर बहुत गुस्सा आया। माधव ने उसे अपनी ओर करके गुस्से से पूछा, क्या कहा तूने गौरी से, बोल क्या कहा, जो वो ऐसे बिना बताए यहाँ से चली गई। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही खड़ा रहा। माधव ने कुछ देर उसके बोलने का इंतजार किया और कहा, चल घर चलाकर देखते हैं।
शिव अब भी वैसे ही खड़ा था। माधव शिव की बाजुओं को पकड़ बोला, शिव, शिव होश में आ, हमें घर जाकर देखना होगा। वो शिव को खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। शिव को एकदम से होश आया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा लिफ्ट के पास आया। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंचे। उन दोनों को देख यशोदा को कुछ बोलती उसके पहले ही शिव गौरी के कमरे की ओर भागा। एपिसोड 98 यशोदा का सवाल। शिव और माधव को ऐसे गौरी के कमरे की ओर भागता देख यशोदा भी उनके पीछे पीछे आई। यशोदा ने दोनों को परेशान देख पूछा, माधव क्या हुआ है? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। शिव गौरी के कमरे की ओर आकर देखा तो कमरा खुला था। वो अंदर आया मगर गौरी कमरे में नहीं थी। तब तक यशोदा ने दोबारा सवाल किया, क्या हो गया है? बोलो तो, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? और गौरी, गौरी कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आए? ये सुन शिव और माधव ने एक दूसरे को देखा। शिव ने तुरंत यशोदा से पूछा, माँ गौरी यहाँ नहीं है? यशोदा ने शिव को सवालिया नजरों से देखा और बोली, यहाँ नहीं है मतलब? वो तो ऑफिस गई थी ना, तुम्हें मिली नहीं? लेट हो गया है काफी, तुम दोनों उसे साथ नहीं लाए। कहाँ है वो? मैं खुद उसके लिए परेशान हूँ। अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और अभी से तूने उस पर काम का बोझ डाल दिया। शिव, यशोदा बोले जा रही थी, लेकिन शिव और माधव दोनों अपने ही ख्यालों में थे। माधव ने एकदम से बाहर जाते हुए कहा, मैं स्टेशन जाकर देखता हूँ। ये सुन यशोदा हैरान हो गई। वो कुछ पूछती उसके पहले ही शिव बोला, नहीं मिलेगी अब वो तुम्हें वहाँ। वो जा चुकी है, मुझसे दूर, हम सबसे दूर। यशोदा को तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोली, क्या हुआ है मुझे भी तो बताओ। ये सुन माधव ने गौरी का लेटर यशोदा को पकड़ा दिया। लेटर पढ़ते ही उनके हाथ से छूट नीचे गिर गया। यशोदा शिव के पास आकर गुस्से से बोली, क्या कहा तूने उस बच्ची से? शिव, बोल क्या कहा? क्यों बार बार उसका अपमान करता है? वो बच्ची तो कितनी प्यारी है, सबका अच्छा सोचती है, फिर तू क्यों? शिव खामोश ही खड़ा था। माधव को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और रूम से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर ही उसे मयंक और सुमन खड़े दिख गए, जिन्होंने सब सुन लिया था। सुमन अंदर आए और गौरी का लेटर उठाकर पढ़ने लगी। लेटर पढ़ने के बाद सुमन ने भी शिव से वही सवाल पूछा, आपने क्या कहा उससे? वो मुझसे मिले बिना कैसे जा सकती है? शिव ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके कानों में तो गौरी के कहे शब्द गूंज रहे थे। सुमन ने शिव को देख रोते हुए कहा, आपकी कंपनी में आपके साथ काम करना उसका सपना था। आपके बारे में कहीं भी कोई जानकारी ना होने के बावजूद वो सिर्फ आपके नाम और काम से इम्प्रेस हो गई। 15 साल की उम्र से ही उसने ठान लिया था कि वो मेहनत करके इतनी काबिल बनेगी कि आपके साथ काम कर सके। उसकी इस दीवानगी को तो मैं तब भी नहीं समझ पाई थी। मैं हंसती थी उसके पागलपन पर। अब समझ आया उसे तो महादेव को यही लाना था आपके पास। अपना करियर, अपना सपना, सब कुछ भूल उस बेवकूफ़ ने आपको ही पाने का सपना देख लिया। लेकिन औकात से बाहर के सपने भला कहीं सच होते हैं क्या? सुमन ने तंज भरे लहजे में कहा, जिसे सुन शिव को बहुत तकलीफ हुई और वो वहां से चला गया। सुमन वहीं रोती रह गई। मयंक उसे अपने सीने से लगाकर शांत कराने लगा। माधव ने स्टेशन जाकर पता किया तो बनारस की आखिरी ट्रेन भी जा चुकी थी। माधव वापस घर आया। सब नीचे हॉल में ही बैठे उसे मिल गई। वो बिना किसी को देखे शिव के कमरे में जाने लगा तो यशोदा ने उसे पुकारा, माधव, गौरी मिली? यशोदा ने पूछा। माधव सिर नीचे किए हुए बोला, नहीं माँ जी, गौरी चली गई शायद। ये सुन यशोदा की आंखों में भी नमी आ गई। वो खुद को संभाल बोली, शिव खुद ही अपनी आने वाली खुशियों की ओर पीठ करके खड़ा है। माधव ने उनके कंधे पर हाथ रख कहा, सब ठीक हो जाएगा माँ जी, आप चिंता ना करें। ये बोल वो शिव के कमरे में जाने लगा। यशोदा उसे रोकते हुए बोली, शिव तो कमरे में नहीं है बेटा। माधव ने हैरानी से पूछा, नहीं है? यशोदा बोली, हाँ वो घर पर नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद वो भी चला गया था घर से बाहर। शायद गौरी को ढूंढने गया हो। इस पर माधव ने चिढ़ते हुए कहा, माँ वो गौरी को ढूंढने नहीं बल्कि कहीं छिपकर बैठ गया है आपका बेटा। उद्धरण चिन्ह। यशोदा उसे समझाते हुए कहा, माधव तुम गुस्सा मत करो, जाओ जाकर ढूंढो उसे, वो गौरी को ही ढूंढने गया होगा। माँ गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मैंने कितना समझाया उस गधे को, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं गौरी को इसने ऐसा क्या कह दिया कि वो सब कुछ छोड़कर चली गई। यशोदा ने झिझकते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि गौरी हमेशा के लिए चली गई? माधव ने दुखी स्वर में कहा, हाँ माँ जी, गौरी चली गई यहाँ से, शिव से दूर, उसकी जिंदगी से दूर, कभी न लौट आने को। यशोदा तो ये सुन बहुत दुखी हुई मगर एनी को ये सुन बहुत खुशी हुई। यशोदा दुखी होते हुए बोली, पता नहीं क्या हो गया दोनों में, जो वो उतना नाराज हो गई। शिव ने इस बार जरूर बुरी तरह उसका दिल ही तोड़ा होगा। इस पर माधव झुंझलाते हुए बोला, यही तो जानना है उससे कि आखिर हुआ क्या दोनों के बीच। पता नहीं कहाँ जाकर छिप गया है अज्ञातवास में। यशोदा गौरी को याद कर बोली, अब तो गौरी भी नहीं है कि उसे ढूंढ लाए। यशोदा ने जैसे ही गौरी का नाम लिया
तो माधव खुश होते हुए बोला, माँ शायद मैं जान गया हूँ कि शिव कहाँ मिलेगा। मैं जा रहा हूँ, जैसा भी होगा आपको फोन कर दूंगा, आप परेशान ना होना। माधव बाहर आया और शिव के हौस खास वाली कोठी की ओर गाड़ी मोड़ दी। शिव यहाँ कोठी में आकर अपने कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। वो खुद से बोला, मैंने उसे इस बार बहुत हट किया है, लेकिन मैं क्या करता, उसका इस तरह बार बार मेरे नजदीक आना ये भी तो सही नहीं है। अच्छा ही हुआ जो वो चली गई, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे क्यों इतना खालीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सीने से कोई मेरा दिल निकाल ले गया हो। मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहता, मैं कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में ऐसा। ये बोल उसने वही रैक में रखी शराब की बोतल उठाए और मुंह से लगाने वाला ही था कि उसके हाथ अपने आप रुक गए। उसे गौरी का लिखा लेटर याद आया। हो सके तो शराब थोड़ी कम पिया कीजिए, क्योंकि पीने के बाद आपको अपना ख्याल ही नहीं रहता, और ज्यादा पीना सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। शिव के चेहरे पे मुस्कान आ गई। शिव धीरे से बोला, कितनी परवाह है तुम्हें मेरी गौरी। लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर झटका और शराब की बोतल को फिर से मुंह की ओर ले जाने लगा कि होठों तक आते आते रुक गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो एक घूंट भी पी ले। जैसे गौरी के लिखे हुए शब्द उसके लिए कोई फरमान हो जिसका हुक्म वो टाल नहीं सकता। एपिसोड 99। शराब की बोतल होठों तक आते आते शिव के हाथ एक बार फिर रुक गए। तभी पीछे से आवाज आई, पीना। शिव रुक क्यों गया? पीना, पी। आवाज सुन शिव ने दरवाजे की ओर मुड़ा तो देखा माधव खड़ा था, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। माधव अंदर आया और बोतल को जबरदस्ती शिव के मुंह से लगाकर बोला, अरे रुक क्यों गया? पीना यार। क्या हुआ, पिया नहीं जा रहा क्या? मैं मदद करूं? एक काम करते हैं, आज साथ में पीते हैं। माधव ने वहीं रखे 2 ग्लास उठाए और उसमें शराब डालकर एक ग्लास शिव की ओर बढ़ाया और एक ग्लास खुद ले लिया। चीयर्स, ये बोल उसने एक घूंट मुंह में भरा, लेकिन शिव ने नहीं पी। माधव ने जब जबरदस्ती उसके होठों से ग्लास लगाया तो गुस्से से उसने ग्लास दूर फेंक दिया। माधव ने चीखते हुए कहा, क्या हुआ? पीना यार, क्योंकि तू यही तो करता आया अब तक, सबसे भागकर यहाँ आकर खुद को शराब के नशे में डूबा लेना। यही किया है ना हमेशा। मगर शिव ने कुछ नहीं कहा, वो वैसे ही खामोश रहा। आज माधव पहली बार इतने गुस्से में था। माधव उसे देख आगे बोला, हमेशा परिस्थितियों से भगाता आया है तू, आज भी भागकर यहाँ आया। अगर मुझे गौरी ने नहीं बताया होता यहाँ का पता तो आज भी तुझे ढूंढने के लिए जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होता। ये सुन शिव हैरानी से बोला, गौरी ने तुझे यहाँ का पता दिया? हाँ, गौरी ने। याद है पिछली बार तू 3 दिन के लिए गायब हो गया था, मैं और माँ दोनों तुझे ढूंढ परेशान हो गए थे और तू कहीं नहीं मिला। माँ का तो तेरे लिए सोच सोचकर बुरा हाल था। तब गौरी तुझे ढूंढती हुई यहाँ आई। यहाँ तू उसे किस हाल में मिला तुझे इसकी कुछ खबर भी नहीं थी। वैसे कमाल है ना, जिस जगह का पता किसी को नहीं, यहाँ तक कि मुझे तेरे बचपन के दोस्त तक को नहीं था, उसका पता गौरी को था। जिस जगह तू किसी को नहीं लाता वहाँ तू पहली बार लाया भी तो गौरी को। उस रात गौरी ने ही तुझे संभाला था। उसे तेरी बहुत परवाह है शिव, और तूने क्या किया, उसे तकलीफ पहुंचाई, वो भी एक बार नहीं बार बार हमेशा। उस दिन पूजा वाले दिन भी तूने सबके सामने अपमान किया। क्यों किया तूने ऐसा? आज मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। बोल, तूने ऐसा क्या किया कि वो ऐसे चली गई, जबकि वो अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुई थी। माधव ने उसके बांह पकड़ उसे झंझोड़ने लगा। शिव ने उसका हाथ झटक कर उसे दूर करते हुए बोला, मैंने जो किया वो सही किया। दिमाग खराब हो गया था उस लड़की का, उसने मुझसे वो कह दिया जो उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसी जिद कर बैठी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा ही हुआ जो चली गई, कम से कम मैं सुकून से तो रहूंगा। और तू भी चला जा, मुझे छोड़कर कोई जरूरत नहीं है ऐसे मेरे आगे पीछे घूमने की, क्योंकि बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा। शिव के ये कहते ही माधव ने उसे कसके सटाक कर एक थप्पड़ मार दिया। शिव गाल पर हाथ रख उसे देखता रहा। माधव उसके सामने खड़ा होकर बोला, बहुत चला ली तूने अपनी, बहुत कली तूने अपने मन की। तुम अपने आप को समझते क्या हो मिस्टर शिव प्रताप सिंह? भगवान की तुम्हारे एक इशारे पर सबकी तकदीरें पलट जाएंगी। तुम जैसा कहोगे सब वैसा करेंगे। मैं तुमसे पूछता हूँ कि गौरी को तुमसे मोहब्बत हो गई तो क्या मेरी गलती है? अगर शिवांगी को तुमसे मोहब्बत नहीं थी तो क्या ये गौरी की गलती है? नहीं ना, तो गौरी को सजा क्यों? शिवांगी के बेरुखी की। शिव ने माधव से रूंधे स्वर में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो माधव? माधव ने गुस्से से कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मिस्टर शिव प्रताप सिंह की अगर गौरी ने तुमसे ये कह दिया कि उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसकी ये मोहब्बत उसकी जिद बन गई। मैं पूछता हूँ तुमसे कि इसमें बुराई क्या है? अगर वो तुमसे दीवानों की तरह प्यार करती है, इसमें उसकी क्या गलती हो गई? इस पर शिव हैरानी से बोला, माधव तुम ये क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं गए हो? ये मुमकिन नहीं है। तुम उसकी उम्र और मेरी उम्र नहीं देख रहे हो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? ये ठीक नहीं है माधव।
माधव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा मैं पागल और तुम्हारी बड़ी मैच्योर थिंकिंग है, और तुम उम्र की बात कर रहे हो। तुम उम्र की बात ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारी और गौरी उम्र देख रहा हूँ और मैं तुम्हारी और शिवांगी की भी उम्र देख चुका हूँ। तुम्हारी ये उम्र की समझदारी तब कहाँ गई थी जब तुम्हें शिवांगी से मोहब्बत हुई थी। उस वक्त तुम्हारी क्या उम्र थी तुम जानते हो ना। वो तुमसे उम्र में पूरे 6 साल बड़ी थी और तुम सिर्फ 20 साल के, तब तो तुम्हें उम्र का फासला नहीं याद आया, क्योंकि उस समय बात तुम्हारी अपनी थी ना। कितने डबल स्टैंडर्ड थिंकिंग है तुम्हारी, प्यार को लेकर खुद के लिए एक रूल और दूसरे के लिए अलग रूल। अरे शिवांगी ने तो कभी तुमसे मोहब्बत भी नहीं की, उसने तो सुहास से प्यार किया था और शादी भी उससे ही की। तुम कहीं नहीं थे उसमें, तुम्हारा दिल सिर्फ एक हाथ से ताली बजा रहा था। तुमने तो उससे कभी अपने दिल की बात भी नहीं कही, उसे तो तुम्हारे एहसासों से बारे में कुछ पता ही नहीं था। शिव ने धीमे स्वर में कहा, माधव इन सब में शिवांगी कहाँ से आ गई? उसका इससे क्या वास्ता है? शिव, बहुत गहरा वास्ता है, क्योंकि तुम पिछले 20 साल से शिवांगी की जुदाई का कंबल ओढ़े बैठे हो, इसलिए तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही। खुद से आंख मिचौली खेलना बंद करो, क्योंकि आंख मिचौली अकेले नहीं खेली जाती। खुद के पीछे छिपना बंद करो और अपनी आंखों से शिवांगी के यादों की पट्टी उतार कर फेंक दो, क्योंकि शिवांगी वो है जिसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया और गौरी वो है जिसने तुम्हें प्यार करने के अलावा दूजा कोई काम नहीं किया। तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसे इंसान के प्यार में गुजार दिया जिसका तुमसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जिस दर्द को तू पिछले 20 साल से झेल रहा है वही दर्द तू गौरी को देना चाहता है। शिव ने बेबसी से कहा, तो फिर मैं क्या करूं माधव, तू ही बता। माधव ने उसे समझाते हुए कहा, ये सवाल तू खुद अपने आप से कर। एक बार खुद से सच बोल कर देख, अपने दिल में झांक कर देख, जहां शिवांगी की जगह जाने कब से गौरी आकर बैठ गई है। हम सबको नजर आ रहा है सिवाय तुम्हारे। अपने आप को शिवांगी की यादों से बाहर निकाल कर गौरी की मोहब्बत को पहचानो। उसने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है शिव, इतना प्यार तुझे किसी ने नहीं किया। उस लड़की की आंखों में दिखता है, लेकिन तू ही जाने क्यों देख नहीं पाया। अपनी आंखें खोल और अपने दिल में छिपे हुए गौरी के प्यार को देख, तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। तुझे समझ आ जाएगा कि सिर्फ गौरी ही नहीं, तू भी गौरी से प्यार करने लगा है। ये बात पहले तू खुद समझ, फिर बाद में दुनिया को समझाना। और समाज ने तो प्यार करने वालों के रास्ते में हमेशा कांटे ही बोए हैं, लेकिन कभी प्यार करने वालों ने दुनिया की परवाह की है क्या? अगर मेरी बात कुछ समझ आई है तो जाकर गौरी को ले आ, क्योंकि वो तेरी जिंदगी से चली गई ना तो तू हमेशा अकेला ही रह जाएगा। अगर तू अब भी नहीं समझा तो तुझसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होगा, जिसे प्यार की दौलत मिली भी और उसने ठुकरा दी। आगे तेरी मर्जी। इतना बोल माधव गुस्से में वहां से चला गया। शिव घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। माधव की कही एक एक बात उसके कान में गूंजने लगी। गौरी की याद उसके जेहन में कौंध गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद पलकों में गौरी की छवि ही नजर आई शिव को। शिव मुस्कुरा दिया और उसे छूने को जैसे ही हाथ बढ़ाया तो होश में आया। वो अपने दोनों हाथ अपने बालों में रख जोर चीखा, गौरी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कोठी गूंज उठी गौरी नाम से। बाहर निकले माधव ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसके कदम रुक गए। वो पीछे मुड़कर बोला, जानता हूँ आज तुझ पर हाथ उठाकर गलत किया, लेकिन ये जरूरी था शिव। अब शायद तू समझ सके कि तेरा दिल वास्तव में चाहता क्या है। तेरा ये दर्द अब सिर्फ तेरे चाहने से ही कम होगा। तेरा सही फैसला ही तुझे इस दर्द से छुटकारा दिलवाएगा। माधव ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। पीछे रह गया शिव सारी रात गौरी के बारे में सोचते हुए। एपिसोड 100 गौरी का बनारस आना। सुबह का समय बनारस। गौरी अपने घर बनारस आ गई थी। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। सुधा जी उसे देख बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बिटिया तुम अपने आने की कोई खबर नहीं दी, फूफा जी लेने स्टेशन आ जाते। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, बूजी बस मन किया और हम आ गए। आपकी लोगों की बहुत याद आ रही थी। अब आप लोग तो आए ही नहीं हमसे मिलने, सोचा हम ही मिलाएं। तभी रसोई घर से बाहर आती अम्मा ने कहा, बिटिया हमारे याद नहीं आए तुम्हें? गौरी ने अम्मा को गले लगाते हुए कहा, अरे अम्मा आपकी तो बहुत याद आई, क्योंकि आपके हाथ का खाना जो नहीं मिलता था वहाँ। अम्मा ने गौरी को खुद से दूर करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये इतना जोर के दबावे की जरूरत नहीं बा। छोड़ो, हम कछु बनाए के लावत है तुम्हारे खाई खातिर। अम्मा वापस रसोई में चली गईं। गौरी मुस्कुराते हुए उन्हें देखती रही। सुधा जी गौरी के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। सुधा ने उसे देख पूछा, कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो बिटिया? इस पर गौरी ने खोए हुए ही जवाब दिया, अब तो हम हमेशा के लिए आ गए हैं बूजी। क्या? सुहासिनी ने हैरानी से कहा तो गौरी हड़बड़ा गई। जी बूजी, गौरी ने संभलते हुए कहा। सुधा जी उसे देखते हुए बोली, हमने पूछा कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो? गौरी इधर उधर देखते हुए बोली, जी वो
वो, हम कुछ हफ्ते हैं आपके साथ। सुधा के मन में गौरी को ऐसे देख कुछ शंका होने लगी। वो गौरी का गाल छू कर बोली, गौरी तुम ठीक हो? कोई बात है जो तुम हमें बताना चाहती हो? गौरी ने झूठी मुस्कान चेहरे पर लाकर कहा, नहीं बूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। सुहासिनी को फिर जाने क्यों उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस समय चुप रहना ही सही समझा और उसे देखने लगी। गौरी उनकी बाह पकड़ बोली, अब हमें ऐसे देखना बंद कीजिए और ये बताइए कि फूफा जी कहाँ हैं? सुधा मुस्कुराते हुए बोली, वो तो तेरे आने से 10 मिनट पहले ऑफिस के लिए निकल गए थे। गौरी मुंह बना के बोली, ओह चलो शाम को मिल लेंगे, बल्कि हम तो उन्हें सरप्राइज देंगे। आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी? सुधा जी ये सुन मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी जाकर नहा लो, कुछ खा लो, फिर आराम करना, सफर आए हो, थक गई होगी। जी बूजी, गौरी ने कहा और ऊपर अपने कमरे में जाने लगी। सुधा जी उसे जाता देख मन में बोली, कोई बात तो है बिटिया जो हमें नहीं बताना चाह रही, लेकिन अभी हम शांत ही रहेंगे। इधर हौजखास की कोठी में शिव की रात गौरी की सोच में ही बीती। खिड़की पर लगे पर्दों से धूप छनकर कमरे में आने लगी। शिव उठकर खिड़की पर आया, सामने शांत सी झील को देखने लगा। झील देखते हुए उसके मन में कुछ पुरानी याद कौंध गई। एक सुंदर सी लड़की गंगा के घाट पर बैठ शिव से बात कर रही है। शिव, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो लेकिन फिर भी वो तुम्हारा ना हो सके तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता महादेव ने तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कोई बनाया हो, तुम्हारे लिए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहे, तुमसे भी ज्यादा चाहे, और देर सबेर तुम्हें एक दिन मिल ही जाएगी। तो उस जाने वाले का दुख क्यों मानना, वो तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लेकिन हमें विश्वास है एक दिन तुम्हें ऐसा कोई अवश्य मिलेगा जो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा चाहे, परंतु जब वो मिले तो उसका प्रेम स्वीकार कर लेना शेखव, उसे स्वयं से दूर जाने ना देना। पुरानी यादें धुंधली हो गई और शिव वर्तमान में आ गया। उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई। आपने ठीक ही कहा था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार करने की बजाय उसका तिरस्कार कर दिया। सुन लिया ना आपने, मैंने उसे ठुकरा दिया। चली गई, अब नहीं आएगी वो, कभी नहीं, क्योंकि अपमान किया है मैंने उसके प्यार का, उसकी भावनाओं का। मैं बहुत बुरा, बहुत बुरा। मैं अकेला ही ठीक हूँ और यही मेरी सजा है, सजा है यही मेरी। शिव जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख की दर्द का ही असर था जो मिलो दूर बैठी गौरी भी चौंक गई और अनायास ही उसके मुंह से निकला, ठाकुर साहब। वो बेचैन हो गई, भागती हुई छत पर गई जहां से दूर बहती गंगा दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन बोली, भोलेनाथ हमारे ठाकुर साहब तो ठीक है ना, पता नहीं वो कैसे होंगे, कहीं फिर से शराब के नशे में खुद को चोट तो ना पहुंचा ली होगी उन्होंने। ये सोच गौरी और बेचैन हो गई। उसने तुरंत अपने फोन से शिव को फोन लगाने के लिए स्क्रीन पर उंगलियां चलाई, लेकिन तभी शिव के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसने फोन रख दिया। वो दुखी स्वर में बोली, आपने इतनी ठेस पहुंचाई है कि अब हम आपको एक फोन भी करने से अचकचा रहे हैं। गौरी के आंखों में नमी आ गई। यही तो प्यार की टेलीपैथी होती है कि दूर बैठी गौरी को शिव के दर्द का एहसास हो रहा था। शाम को जब आलोक जी आए तो गौरी को अचानक देख वो बहुत खुश हुए। गौरी उनके सीने से लग गई। आलोक जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, बेटा आने वाली थी, खबर भी नहीं की, स्टेशन आ जाते हम तुम्हें लेने। गौरी बड़े ही दुलार से बोली, ओ फूफा जी, हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, तो कैसे अपने आने खबर करते, बोलिए। हाँ, ये सुन आलोक जी मुस्कुरा उठे। वो बोले, अच्छा किया बेटा जो आ गई, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना हो गया था, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। गौरी थोड़े उदास होते हुए बोली, हमारा भी आप दोनों के बिना वहाँ मन नहीं लगता था, आपकी बहुत याद आती थी, इसलिए हम आ गए। अब हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सुन सुधा एकदम से बोली, इसका मतलब तुम नौकरी छोड़ आए हो? लेकिन तुमने तो कहा कि तुम छुट्टी पर आए हो। इतना सुनते ही गौरी हड़बड़ा गई। वो संभलते हुए बोली, जी बूजी, हम छुट्टी पर ही आए हैं। वो तो हमने ऐसे ही खुशी से बोल दिया, और वैसे भी सुमन तो अभी भी यही है, तो वापस तो जाना होगा ना, वरना वो बोरिया बिस्तर बांध यहीं आ जाएगी। ये सुन आलोक जी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोले, तुम आ गई यही हमारे लिए बहुत है। जब तक मन हो तब तक नौकरी करना, जब मन भर जाए तो घर आ जाना, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम पर। गौरी एक बार फिर उनके सीने से लग बोली, जी फूफा जी, हम समझ गए, आप बैठिए, हम आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाते हैं। गौरी आलोक जी को सोफे पर बैठा चाय बनाने किचन में चली गई। सुधा जी को गौरी व्यवहार अब भी कुछ अटपटा सा ही लग रहा था। कुछ दिन बीते, गौरी अब ज्यादातर खामोश ही रहती। अक्सर चहकने वाली मस्ती करने वाली गौरी की खामोशी सुधा और आलोक जी को भी अखरने लगी। कोई सवाल करने पर गौरी बहुत ही सफाई से टाल जाती या कोई बहाना बना देती। गौरी सब कुछ छोड़ बनारस तो आ गई थी, लेकिन खुद को तो वहीं छोड़ आई थी शिव के पास। उससे अलग होना अब शायद गौरी के बस में नहीं था। गौरी मोबाइल में घंटों शिव की तस्वीर देख बातें करती, शिव के साथ बिताए सारे पल याद करती। कितना मुश्किल था उसके लिए ये बिछोह सहना, एक पल में जैसे एक युग बीत रहा हो।
इधर शिव का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसे तो गौरी अपने हर पल में हर एहसास में महसूस होनी थी। उसका गुस्सा, उसकी मस्ती, उसकी उटपटांग हरकतें, उसकी बिना सर पैर की बकबक सभी कुछ शिव के जेहन में जैसे बस गए थे। किसी इंसान से तो दूर भाग सकते हैं लेकिन उनकी यादों से कैसे दूर भागा जा सकता है। शिव की यादों में सिर्फ गौरी बसी हुई थी। माधव शिव के हाल को अच्छे से जानता था लेकिन वो चाहता था कि इस बार शिव खुद ही पहल करे और अपने एहसासों को समझे। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। यशोदा जी भी शिव को देख परेशान थी। अगर कोई खुश था तो एनी। एक रात शिव अपने कमरे की बालकनी खड़ा बारिश देख रहा था। बाहर बारिश जमीन को भीगो रही थी और अंदर शिव गौरी के एहसास से भीग रहा था। शिव गिरती बारिश को देख बोला, जब भी ये बारिश होती है ना तुम्हारी बहुत याद आती है गौरी। ऐसा लगता है तुम अभी कहीं से आओगी और हाथ पकड़कर जबरदस्ती बारिश में खींच ले जाओगी और कहोगी, ठाकुर साहब आपको बारिश में भीगने से डर लगता है। ये क्या बात हुई? ऐसा भी कोई है जिसे बारिश में भीगना ना पसंद हो? शिव ने गौरी की कही बातों को सोच फीका मुस्कुरा दिया। जब उससे रहा नहीं गया तो कुछ सोच उसने गौरी को अपने प्राइवेट नंबर से फोन लगाया। इस समय गौरी नींद में थी। गौरी ने बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, गौरी ने कहा। गौरी की आवाज सुन शिव के दिल में एक सुकून सा उतर आया हो जैसे। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। हेलो, गौरी ने दोबारा कहा, मगर सामने से शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो भी कौन है, हमें बहुत नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। शिव अब भी खामोश था। जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो गौरी आंखें मूंदे ही बोली, अच्छा नहीं बोलना ठीक है, हम कल सुबह बात करेंगे। गौरी के ये कहते ही शिव हल्के से मुस्कुरा दिया। मेरी नींदें उड़ाकर मैडम चैन की नींद सो रही हैं, शिव ने खुद से ही कहा। गौरी ने नींद में ही फोन बगल में रख दिया लेकिन उसने कॉल कट नहीं किया। शिव को गौरी की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। गौरी की सांसों का शोर शिव के कानों में जैसे मिश्री सा घुल रहा था। शिव आंखें बंद किए उस एहसास में सारी रात खोया रहा। काफी दिनों बाद उसे सुकून की नींद आई थी, या यूं कहे बरसों बाद आज वो सुकून की नींद सोया है बिना किसी नशे के। सुबह जब गौरी की नींद खुली तो उसका ध्यान अपने फोन पर गया। फोन पर जब कॉल ड्यूरेशन देखा तो आश्चर्य से बोली, ये रात की कॉल अब तक कट नहीं हुई, कौन है जरा देखें तो। उसने कान से फोन लगाकर हेलो कहा, मगर अगले ही पल खामोश हो गई। वहां से शिव की सांसों का शोर उसे साफ सुनाई दे रहा था। ठाकुर साहब, उसके मुंह से जैसे ही निकला। शिव की नींद खुल गई। गौरी ने फिर से कहा, ठाकुर साहब आप हो ना? ये सुन शिव ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। गौरी ने फोन देख कहा, काट दिया? हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो आप ही थे? इधर शिव ने फोन रख चैन की सांस ली। उसने अपने ही सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, ये क्या हरकत थी? मैं नए नए प्यार में पड़े टीनेज या कॉलेज गोइंग लड़कों की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूँ? और ये लड़की भी ना, सच में मुझे पागल कर रखा है इसने। शिव अपना सिर झटक वॉशरूम में चला गया। आगे क्या हुआ इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए आगाज ए मोहब्बत कहानी बस पर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट। हर हर महादेव।